हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के नए अध्याय जिसमें कुछ मिक्स प्रश्न देखेंगे, लाइट से भी देखेंगे, चुंबक से भी देखेंगे। तो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसमें मिक्स टॉपिक को लेकर चलेंगे। बाकी चैप्टर वाइज तो चलता ही चलेगा। तो देखा जाए, पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं। तो यह है लाइट से चैप्टर है। तो जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में है परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और फोटोन। तो देखिए, प्रकाश होता है, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कण से बना हुआ है। वह कण होता है जो परमाणु से बना हुआ होता है। यानी पदार्थ के जो सबसे छोटे कण होते हैं परमाणु होते हैं। जिस परमाणु में हम लोगों ने देखा कि क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पदार्थ, तो ठीक उसी प्रकाश पर जब अध्ययन किया गया तो पता चला जो पदार्थ भी होते हैं वह अत्यंत छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, और उन छोटे छोटे कणों को फोटोन कहा जाता है। फोटोन को कहा जाता है कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एक तरह से बंडल होता है ना। यह प्रकाश की मूल इकाई होती है जिससे प्रकाश बना होता है। जो मैक्स प्लांक है, उनका क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल अर्थात पैकेट के रूप में गति करती है, और ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स को ही फोटोन कहा जाता है। फोटोन प्राथमिक कण है। जिस तरह से पदार्थ का जो प्राथमिक कण हम लोगों ने देखा कि अणु से सबसे छोटा परमाणु, तो ठीक उसी प्रकार प्रकाश का जो प्राथमिक कण वो फोटोन के रूप में रखा गया, प्राथमिक कण के रूप में। इनको अन्य छोटे भागों में तोड़ना संभव नहीं है, यह अनावेशित होता है इस स्थिति में। तो ध्यान में रखेंगे, पदार्थ के छोटे कण से मिलकर जो बने होते हैं उसे फोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 में, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। काफी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। ये दो आता हुआ था शायद आपके माइंड में सर्कुलेट करना लगता हो कि अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य कन्फ्यूज कर जाते होंगे। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने किया कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है। तरंग की हम लोगों ने चर्चा की कि तरंग को एक माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण करने के लिए, है ना, चाहे वो ठोस हो, जल हो या वायु हो, कोई भी हो। तो ठीक उसी प्रकार दो तरह के हम लोगों ने पढ़ा था, एक अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अनुप्रस्थ में हम लोग पढ़ा था कि वह क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। यह तरंग संचरण की दिशा ये भी है, और ये जो इसके लंबवत होता है उसी को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो वह क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग में होता है किसी माध्यम में जो यांत्रिक तरंग संचरण होने के जो दिशा होती, माध्यम का जो कण होता है वह तरंग संचरण, जैसे माध्यम का कण ये हो गया तो ये तरंग संचरण ये हो गया, तो इसकी दिशा इसके लंबवत होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो प्रकाश है वह भी क्या है, वह भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि वह क्या है, जो तरंग संचरण की दिशा उसके लंबवत होती है। इसका किस तरह से पता चलेगा, तो प्रकाश तरंग है जो एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह ध्रुवीकरण, जब पोलराइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रकाश क्या है, वह अनुप्रस्थ तरंग है। तो वह इसमें स्पष्ट होगा क्योंकि पोलराइजेशन होगा, जिसमें हम लोग टोरलिज्म का एक पदार्थ लेंगे और उस टोरलिज्म में से सिर्फ वही प्रकाश क्या होगा, पार होगा, जो उसके द्वारा जो छिद्र बनाया गया उस छिद्र के जो समानांतर होगा प्रकाश वही करेगा। जैसे ये प्रकाश है, ये तो प्रकाश सभी दिशा में गमन कर रही, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी सभी दिशा में गमन कर रही। लेकिन जब टूरेलिज्म पदार्थ को जब हम देखेंगे, जब दो टूरेलिज्म पदार्थ को लेंगे, तो जब दो टूरेलिज्म लेंगे, जब दो एक दूसरे के समानांतर रहेगा, यानी जो टूरेलिज्म पदार्थ में जो खिड़की जो छिद्र रहेगा, जब दो टूरेलिज्म को समानांतर लेंगे तब तो प्रकाश बिल्कुल आर पार हो जाएगा। मतलब जो उसके समानांतर होंगे, सभी प्रकाश नहीं होगा, जो उसके समानांतर होंगे छिद्र से जिस बनाया हुआ तो होंगे। लेकिन जैसे ही टूरलिज्म को हम घुमाते हैं तो धीरे धीरे जो वस्तु दिख रही थी वो क्या हो जाती है, वह वस्तु धुंधली हो जाती है, अर्थात 90 डिग्री पर वह बिल्कुल नहीं दिखती है। तो इससे पता चलता है यही एक पोलराइजेशन है, और यही पोलराइजेशन का प्रयोग करके जो हम लोग 4 व्हीलर गाड़ियों में, कार में बैठते हैं तो जो आगे से ट्रक चकाचौंध रोशनी आता है, उस रोशनी को ये पोलराइजेशन कर देता है, उसको मोड़ देता है, उसको कम कर देता है, ताकि आगे अच्छा से वो दिखाई देता है। तो उसी के कारण होता है। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इससे पता चला कि प्रकाश क्या है, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। आगे प्रश्न देखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 3 में, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था। काफी अच्छा प्रश्न है। जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, न्यूटन के द्वारा, प्लांक के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा और फैराडे के द्वारा। तो इस स्थिति में देखा जाए तो प्रकाश का जो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वह किसके द्वारा दिया गया था, वह हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, हाइगेंस क्या किए थे, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिए थे।
अब इसकी बात की जाए तो ये जो हाइगेंस थे वह कब थे, वह 1629 से 95 में डच भौतिक खगोल शास्त्री गणितज्ञ थे। उन्होंने प्रकाश के तरंग का सिद्धांत दिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं तुरंत न्यूटन मार दीजिएगा या प्लांक मान दीजिएगा। हाँ, प्लांक का जरूर था, जो उसने क्वांटम थ्योरी दिया, बताया कि किस तरह से प्रकाश है जो छोटे छोटे वंडल पैकेटों के रूप में चढ़ती है, अर्थात उस छोटे छोटे कण को उन्होंने क्या कहा, वो कहा कि फोटोन, ये फोटोन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार में प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अभी चर्चा हो गया ना कि अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में क्या है, अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जो क्या होती है, तरंग संचरण की दिशा में जो माध्यम का जो कण होता है वह तो रेखीय होता ही होता है, और क्या होता है, वह तरंग संचरण की दिशा के माध्यम का कण वह उसके लंबवत होता है। लेकिन अनुप्रस्थ में क्या हो जाता है, वह अनुप्रस्थ, ये अनुदैर्ध्य में क्या होता है, वह समानांतर हो जाता तरंग संचरण की दिशा। यानी जब अनुदैर्ध्य में चलेगा तो इस तरह से होगा, जो ध्वनि में हम लोग देखे थे किस तरह से ध्वनि जो था ना, कि वह क्या था, जो तरंग है एक प्रकार का विक्षोभ था, जिसमें माध्यम के कण क्या हो रहे थे, वास्तविक गति ना करके वो माध्यम के कण विस्थापित होकर अन्य दूसरे बगल के या समीप वाले कण को विस्थापित कर पुनः अपने स्थान पर आ जाते थे। तो इस तरह से कण वास्तविक गति ना करके क्या होता था, वह विक्षोभ को आगे बढ़ा देता था, वो तरंग कहला रहा था। तो ध्वनि तरंग हम लोगों ने देखा था, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के जो माध्यम के कण होते हैं, जैसे ये कण है माध्यम के, इस तरह से गति कर रहे हैं, ये तरंग संचरण ये हो गया, तो तरंग संचरण की दिशा के क्या होंगे, ये लंबवत होंगे माध्यम के कण, वो अपने, तो इसके द्वारा वह किसके द्वारा, ऑप्शन में है व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन। तो आइए बारी बारी से पहले हम लोग समझते हैं कि व्यतिकरण क्या है। देखिए व्यतिकरण जो होता है, इस व्यतिकरण के कारण जो होते हैं, साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो चमकीला दिखाई पड़ता है, पानी पर केरोसिन तेल गिर जाने के कारण वो चमकीला दिखा, यही व्यतिकरण होता है। तो क्या होता है व्यतिकरण में, इसमें क्या होता है, जब दो तरंगे, यानी दो तरंग, मान लीजिए कोई भी तरंग, दो तरंग है, जब दो तरंग माध्यम में क्या होती है, समान माध्यम में, यानी एक ही माध्यम होना चाहिए, जैसे ये माध्यम हो गया, तो जब दो तरंग समान माध्यम में गति करती है और समान दिशा में गति है, उसकी आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और लंबाई सभी समान हो, तब क्या होता है, कहीं कहीं जब प्रकाश क्या हो जाता है, एक प्रकाश दूसरे प्रकाश पर जब अध्यारोपित होती है, तब उस अध्यारोपित के घटना के कारण क्या होता है, कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिक देखने को मिलती है और कहीं कम देखने को मिलती है, और यही व्यतिकरण कहलाता है। तो हमने क्या कहा कि जब दो तरंगे जिनकी आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आयाम समान हो तथा एक ही दिशा में गति कर रहे हो और एक ही माध्यम में गति कर रहे हो, उस परिस्थिति में क्या हो जाता है, कहीं पर प्रकाश की किरणें अधिक और कहीं कम हो जाता है, तो इसे व्यतिकरण कहते हैं। और इस व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण होता है और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण। तो संपोषी में क्या हो जाता है, जब माध्यम में हमने देखा कि जब माध्यम में दो तरंगे, तो इस तरह से जब दो तरंगे क्या करेगी, जब चलेगी तो उनके चलने की दिशा भी समान होगी। यानी कहने का मतलब जैसे शीर्ष है तो शीर्ष रहेगा, गर्त है तो गर्त रहेगा, इस तरह से होगा। तो इस तरह से जब वह मिलेगी तो वह प्रकाश क्या होगा, वहाँ पर तीव्र होगा, यानी इस तरह से प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी। और ठीक जो हम लोगों ने देखा क्या देखा कि एक संपोषी होता है और दूसरा हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव, जिसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, इसमें भी तरंग संचरण की दिशा एक ही माध्यम में होगी, एक ही दिशा में होगी, एक ही गति में होगी, लेकिन ठीक इसके विपरीत होगी दोनों तरंग। जैसे इसका शीर्ष है तो यहाँ पर इसका क्या, इसका गर्त है तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा शीर्ष आ जाएगा, इस तरह से होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इस तरह के तरंगे मिलेगी तो यहाँ पर प्रकाश जो होगा वह निम्न होगा, यानी शून्य प्रकाश होगा। तो यही घटना होता है क्या, केरोसिन के तेल पर जब प्रकाश पड़ती है तो साबुन के बुलबुले पर चमकती है, तो वर्षा की बूंदें कभी इस तरह से कलरफुल दिखाई देती थी, यह व्यतिकरण होता है। तो आशा करते हुए व्यतिकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग विवर्तन भी समझते हैं। विवर्तन क्या होता है, आगे हम लोग देखेंगे कि विवर्तन है जो टॉम्स यंग के द्वारा ये घटना दिया जाता है। विवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती, प्रकाश हो या ध्वनि हो, जब अवरोध से, मान लेते ये अवरोध है, जा रहा है यहाँ से प्रकाश, तो क्या होता है, वह प्रकाश अवरोध पर मुड़ जाती है, उस अवरोध पर मुड़ जाती है, यानी किनारों पर वह मुड़ जाती है और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। ये ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है कैसे, ये आपको देखने को मिलेगा। मान लेते हैं जब कोई प्रकाश स्रोत है, अब अवरोधक है, तो पर्दा पर जो पड़ेगा आप देखेंगे अवरोधक है, तो अगर प्रकाश स्रोत तीव्र है तो क्या होगा, यहाँ पर तो छाया बनेगा, लेकिन छाया के बगल में आपको प्रकाशमान भाग दिखेगा। लेकिन यही प्रकाश स्रोत जो है वह क्या हो,
तीक्ष्ण नहीं हो, यानी कि कम हो, छोटा हो, तब क्या होगा, तब आप देखेंगे कि ये जो छाया है उसमें आप देखेंगे कि क्या हो गया है, यानी आंशिक रूप से समाहित किया हुआ है, यानी उसके बगल में किनारों में छोटे छोटे अंधकार में धारियां हैं, समाहित क्या होती है, इसी को हम लोग विवर्तन कहते हैं। तो ये विवर्तन हो गया। अब हम लोग ध्रुवीकरण देखेंगे। तो देखिए ध्रुवीकरण में क्या था, ध्रुवीकरण को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि देखिए एक पोलराइजेशन, यही ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन इंग्लिश हो गया, पोलराइड, ये पोलराइड ग्लास उपयोग होता है। तो इसके लिए टोरलिज्म का एक क्या लेंगे, टुकड़ा लेंगे, दो पहले तो एक टोरलिज्म लेंगे, एक वस्तु लेंगे। तो इस टोरलिज्म के जब लेंगे, इस टोरलिज्म में एक विशेष प्रकार की इस तरह से संरचना बना हुआ होता है कि इसमें कुछ ही किरण इससे निकल पाती है, यानी जो इसके समानांतर में होती है। जिस तरह से टोरलिज्म से जो प्रकाश निकलने का होता है, जो उसके समानांतर होती है वही निकलती है, अर्थात यहाँ प्रकाश है। अब जब प्रकाश चलेगा तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही दिशा में होगा, वह सभी दिशाओं में क्या चलेगी, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी लंबवत चलेगी। जैसे ये प्रकाश है, जैसे जैसे यहाँ प्रकाश ये गिरा, इस तरह से लंबवत चलेगी। अब प्रकाश अब जैसे इधर गया तो इसके लंबवत चलेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की गति उसी अनुसार लंबवत कर रही है। अब इधर गया, इधर गया, अब मान लेते हैं कि ऊपर गया, तो इस अनुसार से इसी तरह चलेगी। तो इसी तरह से अब यहाँ से प्रकाश क्या करेगी, चलेगी। तो प्रकाश जब चलेगी तो पहले टोरलिज्म से वस्तु समान दिखाई पड़ेगी। जब एक और टोरलिज्म को ले लेंगे वस्तु को, तो जब तक यह अक्ष के समानांतर है तब तो यह वस्तु ठीक से दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे टोरलिज्म को हम घुमा रहे हैं यह वस्तु धुंधली हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि इस टोरलिज्म से सिर्फ वही पदार्थ, वही प्रकाश बाहर निकल रही है जो क्या है, इस टोरलिज्म में जो खिड़की बना हुआ है, जो छेद है जो बनाया गया है, उसके समानांतर है वही प्रकाश। अगर ऐसा नहीं होता तब तो यह वस्तु इस कंडीशन में भी दिखना चाहिए, प्रकाश को पार होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश तो सभी दिशा में गमन कर रही है, तथा वह अनुप्रस्थ तरंग है जो उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रही है, वो क्या है, वह उसके लंबवत है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, इससे पता चला कि यह जो है टोरलिज्म से सिर्फ वही पदार्थ निकल रही है जो क्या है, समानांतर है, यानी उसके अक्ष के समानांतर है, तो वही प्रकाश निकल रही है। तो इससे पता चला कि प्रकाश क्या क्या है, इसी को हम लोग ध्रुवीकरण कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और इस पोलराइजेशन के कारण क्या होता है, पोलराइजेशन के लिए दो कांच के प्लेट को लेकर भी इसमें छोटे छोटे महीन टुकड़े को हाइपोसल्फाइड करके मिलाकर बनाया जाता है, जो क्या करता है, उसको पोलराइज होता है। इसी पोलराइज के कारण क्या हो जाता है, आप जो फोर व्हीलर होता है, कार होता है, उसके शीशे होते हैं, उस पर एक पोलराइजेशन उपयोग किया जाता है, पोलराइड ग्लास, जो क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को मोड़ देता है, जिसके कारण आँख पर जो प्रकाश की रोशनी पड़ती है, विपरीत जो गाड़ी आ रही है उसका वो चकाचौंध नहीं हो पाता है। तो यही कारण होता है। तो हम लोगों ने समझा किस तरह से जब दूसरे टोरलिज्म को घुमा रहे तो धीरे धीरे वस्तु धुंधली हो रही थी, यानी उस प्रकाश की जैसे जैसे कोण बढ़ने के साथ साथ में वो उसमें कमी आ रही थी, मुड़ रहा था प्रकाश। तो ये है, यही है ध्रुवीकरण। तो ध्रुवीकरण से की सहायता से हम प्रकाश को पता कर सकते हैं कि प्रकाश एक अब क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी वो क्या करती है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत में गति करती है। और चौथा तो अपवर्तन है। अपवर्तन आपको पता होगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो वस्तु विचलित होती है वो अपवर्तन कहलाता है, यानी अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, कभी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट 5 में देखिएगा, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऊपर एक हम लोग प्रश्न देखे थे कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो हम लोगों ने जाना था हाइगेंस ने दिया था, जो एक गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। लेकिन अब कह रहा विद्युत चुंबक स्वरूप की खोज, यानी कौन बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय है। स्वाभाविक सी बात है, रियलिटी बात है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, क्योंकि जब प्रकाश चलता है तो उसके साथ में जो प्रकाश के साथ में जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह उसके गति करते हैं। और जैसे ही जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, जैसे ही त्वरण उत्पन्न होगा तो वहाँ पे आवेश होगा, आवेश उत्पन्न होगा तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा। तो क्या है, वह सबसे पहले कौन दिया था, ऑप्शन में न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा मैक्सवेल। मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था कि क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट 6 में देखेंगे, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो कौन बताए थे कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन, विवर्तन क्या था, अभी चर्चा की कि जब प्रकाश या ध्वनि किसी अवरोध वस्तु से टकराती है तो वह क्या करती है, वह मुड़ जाती है, और इस मुड़ने की घटना को इस अवरोध ज्यामितीय की छाया को और एक बोले ना अवरोध ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है यहाँ पर, और इसी प्रकार तरंग, इसी तरह तरंगों के मुड़ने की घटना को ही क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो यह कौन दिए थे, तो इसकी चर्चा ऊपर भी हम लोग कर लिए थे कि कौन कहे थे, यह वो तो यंग भी इसके बारे में बोले थे 1800, लेकिन यहाँ पर ग्रेमाल्डी भी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेमाल्डी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, उनके द्वारा दिया गया था ग्रेमाल्टी। ये दिए थे, कब दिए थे, लगभग ग्रेमाल्टी के द्वारा दिया गया था, सर्वप्रथम ग्रेमाल्टी दिए थे, और टियंग भी इस घटना के बारे में उन्होंने भी बोला था। तो ग्रेमाल्टी है तो ग्रेमाल्टी ही मारेंगे। नेक्स्ट देखिएगा,
विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया गया। अब करा प्रकाश विद्युत प्रभाव, 3 प्रश्न हम लोगों ने देखा। प्रकाश तरंग का सिद्धांत, जिस वैज्ञानिक ने दिया कि प्रकाश एक तरंग है, वह हम लोगों ने देखा। क्यों, कौन दिए प्रकाश तरंग का से, हाइगेंस। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप है, उसका खोज किसने किया, वो मैक्सवेल के द्वारा जाने। फिर सर्वप्रथम किसने दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन है, सर्वप्रथम, है ना। यंग भी दिए थे, लेकिन सर्वप्रथम की बात आए तो ग्रेमाल्टी आ जाएगा। फिर हम लोग प्रकाश एक विद्युत प्रभाव है, इससे पहले तो क्या था, प्रकाश जो ग्रेमाल्टी दिए थे प्रकाश तरंगों का विवर्तन है, लेकिन प्रकाश विद्युत का प्रभाव है, विद्युत प्रभाव। यानी जब प्रकाश चल रहा है स्वाभाविक सी बात है इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो त्वरित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो रहा है, विद्युत प्रभाव क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो रहा है, इसलिए विद्युत चुंबकीय पदार्थ भी होता है। तो वह जो विद्युत प्रभाव वह किन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन में कॉम्पटन के द्वारा, मैक्सवेल, आइंस्टीन और न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था क्या, विद्युत प्रभाव। तो इसमें क्या हो रहा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसमें कहा गया था कि जब प्रकाश किसी धातु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उस धातु पर जो होती है देहली आवृत्ति अगर अधिक हो, देहली आवृत्ति से अधिक हो, देहली आवृत्ति का मतलब वो होता है, वो न्यूनतम ऊर्जा होता है जो इलेक्ट्रॉन धातु से मुक्त होने के लिए चाहिए। तो जब कोई प्रकाश धातु पर पड़ता है तो पड़ने के बाद उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, और जो वही देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, यानी जो न्यूट्रॉन, यानी उससे निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा से वह ऊर्जा जो आया वो अधिक होना चाहिए। उसी को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, शायद 1905 में दिया गया था, 1905 में, वही क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। तो ध्यान में रखें। 8 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि तरंगों दोनों में घटित नहीं होती है। काफी अच्छा प्रश्न है कि ऐसा कौन घटना है जो प्रकाश में होता है। ध्वनि की चर्चा हम लोग पहले वाले फिजिक्स के चैप्टर में किए थे, किस तरह से ध्वनि क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि वह तरंग संचरण की गति के समानांतर गति करती है। तो हम लोगों ने देखा था कि ध्वनि क्या कर सकती, विवर्तन कर सकती। अभी चर्चा भी की कि प्रकाश व ध्वनि के तरंगों के किसी अवरोध से टकराने के बाद वह मुड़ जाती है, और अवरोध एक ज्यामितीय क्या होती, छाया में प्रवेश कर जाती है। ध्रुवन, देखिए ध्रुवन नहीं होगा, क्योंकि ध्रुवन क्या हो रहा था, अभी हम लोगों ने देखा पोलराइजेशन में क्या हो रहा था, तो वही तरंग पास हो रहा था जो तरंग संचरण की दिशा के जो कण था वह उसके समानांतर में था। तो जो ध्वनि होता है वह समानांतर कण, उसके जो गति होती है तरंग माध्यम में, कणों की जो गति होती है वह तरंग संचरण के दिशा के लंबवत नहीं समानांतर होती थी, जिसके कारण वह पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता है ध्वनि का। तो ऑप्शन बी सही होगा, परावर्तन ध्वनि का भी होगा, अपवर्तन इसका भी होगा। नेक्स्ट देखिए 9 में करा किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मोड़ना क्या कहलाता है। अभी चर्चा की कि जब प्रकाश व ध्वनि किसी अवरोध से टकराती है तो क्या होता है, अवरोध के किनारे मुड़ जाते हैं, और इस मुड़ने की घटना को ही, और मुड़कर हुआ अवरोध एक ज्यामितीय प्रवेश में, यानी ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा ना कि जब प्रकाश स्रोत जब थोड़ा तीक्ष्ण हो तो चारों तरफ उस छाया के चारों तरफ क्या होता है, प्रकाशमान होता है। जब वह मंद हो तो क्या हो जाता है, यह इसके तरफ सिकुड़ा हुआ चारों तरफ अंधेरा अंधेरा धारियाँ सा दिखता है। तो यही होता है। तो वह अवरोध किनारे से प्रकाश का मोड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, जो ध्वनि में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, प्रकाश में भी। नेक्स्ट देखिए 10 में, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। काफी अच्छा प्रश्न है। तो कह रहा है कौन सा सिद्धांत है जो तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ऑप्शन में है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, फिर है न्यूटन व्यतिकरण का सिद्धांत, और है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत। यही व्यतिकरण का सिद्धांत है जो बताता है, कौन सा बताता है कि तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, यानी ये तरंग की प्रकृति के। व्यतिकरण क्या था, हम लोगों ने देखा था व्यतिकरण में क्या था कि जिस तरह से एक ही माध्यम में जब एक ही माध्यम में दो तरंगे जिनकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम समान हो, जब वो गति कर रही थी तो एक किरणें दूसरे पर जब अध्यारोपित हो जाती थी तो क्या होता था, कहीं प्रकाश तीव्र और कहीं शून्य यानी कम था, कम हो रहा था। तो यही घटना को क्या व्यतिकरण कहला रहा था, और यही सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि कर रहा था कि क्या है, वह प्रकाश एक तरंग है। जिसमें से हम लोगों ने जाना था व्यतिकरण दो प्रकार की, एक समपोषी और एक विसंपोषी। समपोषी में क्या हो रहा था, जब समपोषी में जब माध्यम के जो कण होते थे और जो दो तरंगे जब चल रही थी तो दोनों जो माध्यम के कण हो रहे थे, यानी उसके जो शीर्ष गर्त वो समान दिशा में कर रहे थे। लेकिन विषमपोषी में जो है माध्यम में जो तरंगे संचरण कर रही थी वो एक दूसरे के अपोजिट होती थी, यानी जब इसका शीर्ष है तो इसका गर्त है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा था वो शून्य हो रहा था प्रकाश, है ना। तो यही घटना व्यतिकरण कहला रहा था। तो ध्यान में रखिएगा एक कौन सी घटना जो प्रकाश तरंग की
पुष्टि करता है, वह करता है व्यतिकरण का सिद्धांत, जो उसको बताता है कि वह एक प्रकार का क्या है, तरंग है। तरंग देखिए, तरंग क्या था, हमने चर्चा किया ना कि तरंग क्या है, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ था, है ना। इसकी चर्चा ध्वनि में भी हम लोग किए थे, जिसमें क्या होता है कि वास्तविक कण गति नहीं करता लेकिन उसका डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाता है। यहाँ भी तो उसी तरह हो रहा था ना, कि क्या हो रहा था कि जब प्रकाश जब एक स्थान से क्या हो रहा था, एक जगह से चलकर हुआ दूसरी जगह से पहुँच रहा था, वही घटना क्या करा रहा था, वहीं पर कहीं प्रकाश तीव्र कहीं कम हो रहा था। तो ये इस प्रकार से वो पुष्टि कर रहा था। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की क्या प्रकृति होती है? तरंग के समान होते हैं, कण के समान होते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। या तरंग या कण दोनों के समान होते हैं? तो जो होता है, देखिए प्रकाश विकिरण, जो प्रकाश विकिरण है उसकी प्रकृति क्या है, तरंग के समान भी होते हैं। तरंग अभी हम लोगों को देखा कि व्यतिकरण के माध्यम से जो पुष्टि किया गया कि प्रकाश की जो प्रकृति क्या है, मतलब प्रकाश के तरंग प्रकृति होती है। और कण है, जो कण किस में देखा, न्यूटन्स का प्रकाश विद्युत प्रभाव में कणी उसमें देखा ना कि किस तरह से उसमें ये जो ऊपर एक प्रश्न था, देखिए न्यूटन्स का था ना, हाँ न्यूटन्स का कणिका सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि इस तरह से क्या है, तरंग और कण इसमें दोनों की प्रकृति है, किसमें, प्रकाश विकिरण में। विकिरण का मतलब होता है किरणों का एकत्रीकरण, वही विकिरण होता है। तो यह हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों की प्रकृति होता है। तरंग की पुष्टिकरण व्यतिकरण कर रहा था, कण तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी वो कण को ही पुष्टि कर रहा है। कणिका सिद्धांत में क्या था, कणिका सिद्धांत 1665 में न्यूटन के द्वारा दिया गया था। उसमें कहा गया था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन छोटे कणों को कणिकाएं कहा जाता है, वही कणिका कण कणिका सिद्धांत है। न्यूटन ने अपने नियम में यह माना कि किसी भी प्रकाश स्रोत से असंख्य और बहुत सूक्ष्म कण निकलते हैं और ये कण साधारण कण से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता। प्रकाश स्रोत से निकलने वाले इन कणों की कणों को कणिकाएं कहा जाता है, जिसका मतलब है बहुत छोटे छोटे कण। तो नेक्स्ट प्रकाश 12 में देखिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। यहाँ से प्रकाश चला, यहाँ पर मान लेते हैं सरफेस स्मूथ है, अब वहाँ से जब प्रकाश टकराएगा तो वह घटना क्या कहलाएगा? यही देखिए प्रावर्तन और अपवर्तन समझना होगा। अपवर्तन में क्या होगा, अपवर्तन में जब प्रकाश जाएगा तो एक माध्यम से जाएगा दूसरे माध्यम जाएगा, या तो अपने अक्ष की ओर मुड़ेगा या अभिलंब से दूर होगा, तो वह अपवर्तन कहलाएगा। लेकिन वापस आगे टकराकर तो वो परावर्तन हो जाएगा। अभिवर्तन तो हम लोगों ने देख लिया, विवर्तन तो कुछ है नहीं कि जब कोई प्रकाश या ध्वनि तरंग किसी अवरोध से टकराती है तो वह अवरोध टकराने के बाद किनारों पर मुड़ जाती है और एक अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। वह था क्या था, वह विवर्तन कहलाया था। तो यहाँ विवर्तक प्रकीर्णन था, व्यतिकरण था। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 12 के बाद 13 में आते हैं। 13 में कह रहा प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध हो रहा है कि प्रकाश की तरंगे क्या है, वह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि तरंग संचरण की दिशा जो माध्यम का कण होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। जो टोरेलिज्म का हम लोग ने टोरेलिज्म पदार्थ को लेकर उससे भी पता किया कि उससे पता चला कि स्पष्ट रूप से क्या है, वह प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। सूर्य का लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य इतना ऊर्जा निकालने के से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इतना जूल प्रति सेकंड से ऊर्जा दे रहा है तो जो उसका ऊर्जा हो रहा है द्रव्यमान किस दर से कमी हो रहा है, तो वह जो कमी होगा 4 × 10⁻19 kg। ऐसे आगे हम लोग जब इसको चैप्टर वाइज करेंगे तो थोड़ा देखिए डिटेल काफ़ी चला जाएगा, तो थोड़ा सा ये डिजिट को ध्यान में रखेंगे। बाकी आगे भी इसका है, उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का सर्वप्रथम जो वेग है वह किसने ज्ञात किया था? ऑप्शन में गैलीलियो न्यूटन। तो देखिए यह प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो इसको जो प्रकाश का जो वेग प्राप्त करने वाले थे वह वैज्ञानिक थे रोमर। रोमर के द्वारा ही डेनिस रोमर जो थे उनके द्वारा 1676 ईस्वी में पहली बार प्रकाश का वेग प्राप्त किया गया। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं तुरंत न्यूटन आप मार दीजिए। तो रोमर कब किए गए थे? 1676 ईस्वी में डेनिस खगोलशास्त्री थे ओलास, उनका पूरा नाम था ओलास रोमर। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें? प्रकाश सभी माध्यम में चल सकती है ना। अब पूछ रहा अधिकतम क्या होता है, तो प्रकाश का वेग की बात की जाए तो सबसे अधिकतम होता है वह निर्वात में होता है। निर्वात के बाद वही फिर हवा में वायुमंडल में हो गया था, हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद क्या है, अब निर्वात सबसे अधिक तो निर्वात में, उसके बाद हवा में, उसके बाद कांच में होता है। कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और शायद उससे कम होता है, कांच के बाद उससे कम होता है जो हीरा एक ऑप्शन है ना, उसमें सबसे कम होता है।
तो कभी कभी ये आ जाता है मिलाने के लिए भी, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर तो निर्वात है, तो बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब निर्वात होगा। 17 में देख लीजिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। अगर माध्यम में के तापमान में वृद्धि करेंगे तो प्रकाश की गति क्या होगा। देखिए प्रश्न अच्छा है। अगर माध्यम के कण कण है, अब देखिए एक प्रश्न हम लोग देखे थे, ध्वनि में भी देखे थे। ध्वनि में क्या था कि जब तापमान बढ़ा रहे थे तब वहाँ पर तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ रही थी, जिसमें से हम लोगों ने देखा ना 0 डिग्री पर 331 मीटर प्रति सेकेंड था। उसके बाद जब हम 22 डिग्री पर किए तो वही 331 334 में बन गया। फिर वह 35 36 पर कितना पर गया, 45 पर गया, तो 334 के बाद 357 इस पास हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अब पूछ रहा है कि प्रकाश में क्या होता है। अगर हम प्रकाश के तापमान को बढ़ाएंगे तब उसके जो गति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गति क्या होगा, उसी प्रकार रहेगा, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो चीज़ों को ध्यान में रखना, हो सकता है प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो प्रकाश की वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट देख लीजिएगा 18 में, हाँ वही आप आगे देखेंगे, किस में देखेंगे, जब आप प्रकाश से तापमान बढ़ाएंगे, इसमें हाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में देखेंगे। जब उसमें आप टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो श्रांति काल का समय घटेगा, तो वहाँ पर प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, वह आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो चर्चा आगे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल क्या। अभी चर्चा किए थे कि सबसे ज़्यादा निर्वात में, उसके बाद हवा में। तो यहाँ पर कांच जल है, तो सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, तो हवा में आ जाइए, हवा की चर्चा नहीं है। हवा के बाद कहाँ आ जाइए, हवा के बाद आ जाइए जल में। जल में रहेगा 2.25 × 10⁻8। उसके बाद कांच में रहेगा 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो जल, कांच, उसके बाद हीरा में रहेगा 1.5 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान में रखिएगा, जल, हीरा, कांच अगर रहता निर्वात और वो वायु रहता तो हो जाता, पहले निर्वात होता। नेक्स्ट देख लीजिए 19 में, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का समय। ये चंद्रमा से पृथ्वी है, ना कि सूर्य से, तो तुरंत 8 नहीं मार दीजिएगा, है ना। ये चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में मात्र 1 सेकंड का समय लगता है, वही सूर्य से प्रकाश हमारे पास आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, 7 मिनट 56 सेकंड। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें प्रकाश का वेग क्या है। तो प्रकाश का वेग जो साधारण है वायुमंडल में 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, जिसमें से हम लोगों ने यह भी जाना कि अगर तापमान को हम बढ़ा रहे हैं तो इसके वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन वही ध्वनि पर पड़ रहा है। उसको बढ़ाने पर क्या हो रहा था, ध्वनि का वेग बढ़ रहा था। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वह जो होता है वह कोरोना वाला भाग दिखाई देता है, यही कोरोना होता है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट न्यूज में जो क्या है, एक रॉकेट भेजा गया था अमेरिका के द्वारा, कौन सा, पार्कर रॉकेट, 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। वह 2021 में सूर्य के कोरोना भाग में टच करने वाला पहला मानव निर्मित यान बन गया। बोला गया 28 अप्रैल 2021 तक वो 3 बार उसके कोरोना में एंट्री किया है। तो अच्छा न्यूज है, और भी बहुत सारे रिसर्च देखने को सामने आएंगे। तो ये जो वर्णमंडल है ये सबसे ऊपरी भाग होता है, और मध्य भाग प्रकाश मंडल कहलाता है, वही मध्य भाग है प्रकाश मंडल। नेक्स्ट देख लीजिएगा 23 में करा, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण में क्या होता है, यहाँ सूर्य है, इस सूर्य ग्रहण में क्या हो जाता है कि जो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में मतलब चंद्रमा आ जाता है, यहाँ पृथ्वी हो जाता है, यहाँ चंद्रमा आ जाता है। तो ये जो होता है, चंद्रमा सूर्य को मैक्सिमम 7 मिनट तक ढकता है। तो 7 × 6 तो कितना, 7 × 6 = 42, 420, तो लगभग 460 सेकेंड तक ही वो ढक सकता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्र, देखिए जब क्या होता है ना, सूर्य यहाँ है, जब चंद्रमा एक क्या होता है कि देखिए अमावस्या पूर्णिमा इसी से रिलेटेड है। क्या होता है कि जो 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन में 15 दिन हम चंद्रमा का एक भाग देखते हैं और दूसरा भाग हम नहीं देख पाते हैं। तो वही हो जाता है सूर्य ग्रहण में। सूर्य ग्रहण में क्या हो जाता है, ये तो चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में क्या हो जाता है, चंद्रमा क्या हो जाता है, ये वो अमावस्या में कहिए, है ना, अमावस्या के दिन जो अमावस्या में क्या हो जाता है कि 15 दिन जो होता है, 30 दिन में से 15 दिन हम पृथ्वी जो होता है चंद्रमा के दूसरे भाग तरफ होता है, जो उसको नहीं देख पाता है ना। तो वही प्रकाश को यहाँ अवशोषित कर लेता है, ये नहीं दिखता है। तो इसलिए 15 दिन अमावस्या और महीना में 15 दिन पूर्णिमा होता है। तो समझ गए क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी है, जो पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग दिखाई नहीं पड़ता है ना। वो जब गति करता है तो ये ऐसे जब गति कर रहा है तो एक भाग तो ऊपर है एक भाग नीचे है, तो आप एक ही भाग देख पाएंगे ना, स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट देख लिए, तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाएगा, और मैक्सिमम सूर्य को कितना देर तक, 7 सेकेंड तक रहेगा, और पृथ्वी रहेगा, सूर्य यहाँ रहेगा।
अब देखिए सूर्य ग्रहण तब होता क्या होता है जब सूर्य बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो। प्रश्न अच्छा, अब आप ही बताइए कि इसमें क्या हो रहा था। सूर्य तो अस्थिर है, उसके ग्रह, अब सूर्य तो मैक्सिमम स्थिर रहेगा। अब या तो चंद्रमा बीच में हो या पृथ्वी, यही दो कन्फ्यूजन है। तो आपको अभी बताएं कि सूर्य ग्रहण में क्या हो जाता है, चंद्रमा, यहाँ सूर्य है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी है, तो चंद्रमा बीच में आ जाता है। और यह जो ढकने का सिलसिला रहता है वह मात्र 7 सेकेंड तक होता है, यानी 460 सेकेंड तक होता है। 44 के बाद 24 का 25 में देंगे, चंद्र ग्रहण घटित होता है। अब देखिए चंद्र ग्रहण देखिए आ गया ना। अब अमावस्या के दिन, अर्ध चंद्र के दिन, पूर्णिया के दिन। अब इसे समझिए, अभी हमने चर्चा किया कि चंद्र ग्रहण में पहले क्या हुआ। चंद्र ग्रहण में समझिए कि पहले सूर्य आ गया, ये सूर्य है, पृथ्वी आ जाएगा, यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि अब पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगा, तो पृथ्वी आ जाने के कारण चंद्रमा का जो है वह क्या करेंगे हम, मतलब ये जो प्रकाश में भाग है वह नहीं देख पाएंगे, है ना। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, वह क्या होगा, ये चंद्र ग्रहण में क्या होगा, सूर्य ये पृथ्वी बीच में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो हम चंद्रमा का जो भाग देखेंगे वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया क्या हो रहा था, यानी जो 15 दिन जो हम चंद्रमा का एक भाग देख रहे थे, 30 दिन जो होता है महीना में, तो क्या होता है जब चक्कर लगाता है तो 24 घंटा के बाद उसमें क्या होता है, चंद्रमा का 15 दिन में एक भाग दिखता है, दूसरा भाग नहीं दिखता। तो वही जो नहीं दिखता है वो अमावस्या है, फिर जो दिखता है वो पूर्णिमा का। तो यही अमावस्या पूर्णिमा होते रहता है। तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, वह होता है पूर्णिमा के दिन। अब पूर्णिमा में क्या होगा कि हम उस भाग को देख पाएंगे, और यही क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया, क्योंकि इसमें इसमें क्या हो गया, दिखाई। अब वही यहाँ पर क्या हो जाता है, अब यही चंद्रमा यहाँ पर चला आया, अब यह ढक लिया। यही ढकने के कारण अब हम क्या होगा, जो ये ढका इसी भाग को तो नहीं देख पाते, वो अंधकार वाला भाग को देख पाते हैं। कहने का मतलब एक ही तरफ एक ही भाग देख पाएंगे ना चंद्र पृथ्वी से। तो वह हो जाएगा चंद्र ग्रहण, तो हो गया पूर्णिमा के दिन। और जब सूर्य ग्रहण हो जाएगा तो सूर्य ग्रहण में स्वाभाविक सी बात है चंद्रमा बीच में आएगा। अब चंद्रमा बीच में आएगा तो एक भाग अंधेरा उसका रहेगा, वही देख पाएंगे, तो वह हो जाएगा अमावस्या के दिन। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा क्रिटिकल है नहीं। सूर्य ग्रहण कब होता है, अब सूर्य ग्रहण अब देख लीजिए, चंद्र ग्रहण हुआ किस में, ऊपर था क्या, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में हुआ, तो सूर्य ग्रहण क्या हो जाएगा, अब वह अमावस्या में हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा, चंद्रमा बीच में आ जाएगा। तो जो चंद्रमा का है जो मात्र उसको 7 मिनट ही ढक पाएगा, तो अंधकार वाला भाग ही देख पाएंगे। तो यह हो जाएगा अमावस्या के दिन। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये प्रश्न अब रहने देते हैं 25-26 तक। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में घुसते हैं। ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत में आ जाइए। विद्युत में हम लोग देखेंगे, एक कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है। देखिए जब कांच के छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वह जो छड़ होता है वह धनावेशित हो जाता है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि ये छड़ धनावेशित कैसे हो जाता है। तो धनावेशित होने का कारण क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या चले जाते हैं, वह चले जाता है रेशम से, कांच की छड़ की ये रेशम से, तो रेशम पे चला जाता है। तो इसके कारण रेशम पर चले जाने के कारण रेशम धनावेशित हो जाता है और कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है। आगे हम लोग ये भी देखेंगे, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो क्या होगा, एबोनाइट के छड़ में भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, जिसमें एक होगा धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन 2 में, देखिए ऑप्शन 2 में, प्रश्न 2 में कर रहा है, किसी अवशोषित चालक का संपूर्ण आवेश क्या होता है। अगर कोई अवशोषित है चालक का संपूर्ण आवेश क्या होता है। देखिए एक यहाँ इसमें कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चालक को दिया गया जो आवेश होता है, जो चालक में आवेश हम दे रहे हैं, वह सदैव उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऐसा क्यों होता है, कॉन्सेप्ट को समझिए। अब हम लोग जानते हैं किसी भी चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो धनावेशित कण है, यानी कि क्या होता है, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जो एक दूसरे को अधिकतम दूरी पर रखने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर क्या है, आवेशित कण है, मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब यह क्या हो रहा है, मतलब यहाँ आवेशित जो कण है, अब हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता। अब जो समान आवेश है वह प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने पर क्या होगा, यह किसी चालक में हम बता रहे हैं कि किसी चालक में जो दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर होता है, क्यों होता है। तो अब यह चालक के अंदर में जो क्या था, मतलब ये जो कण था, तो वह जो क्या था, आवेश था, वह समान आवेश का, मान लेते हैं पॉजिटिव आवेश। तो यह समान आवेश क्या किया, एक दूसरे का प्रतिकर्षण किया। प्रतिकर्षण करेगा तो क्या होगा,
मैक्सिमम दूरी पर जाएगा, यानी कि एक दूसरे से यथासंभव, यानी जो भी यथासंभव है यथासंभव अधिकतम दूरी तय करेगा। तो यथासंभव अधिकतम दूरी अब कहिएगा कि यहाँ पर है तो ये दूरी फैल कर थोड़ा सा दूर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये यथासंभव कहाँ तक जा सकता है? यह पृष्ठ पर आ सकता है। क्या पृष्ठ के बाहर भी चला जाएगा? नहीं, पृष्ठ के बाहर तो हवा है, हवा में क्या गति करेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं, उसके लिए चालक पदार्थ चाहिए। तो यथासंभव करके वह पृष्ठ के बाहर पर वह समान दूरी पर रहेगा, वह अपने ही नियम के कारण, क्योंकि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो इसके कारण फिर निश्चित ही समान आवेश केवल पृष्ठ पर ही अधिकतम दूरी पर वह क्या रहेंगे? बने पाएंगे। इसलिए जो चालक का जो आवेश होता है यह क्या होता है? सदैव उसके बाहर पृष्ठ पर होता है। यही कॉन्सेप्ट होगा जब चलती हुई गाड़ी में क्या होगा, अगर बिजली गिर जाए तो हम क्या करेंगे? तो शीशा लगा देंगे, उतरेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाहर पृष्ठ पर वह बिजली रहेगा, फिर वह बिजली बाहर पृष्ठ पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत सारे हैं। इस पर आधारित मैकाले फ्राइडे ने भी प्रयोग किया था, है ना। आइस पेल लिया था, आइस पेल में फिर उसको गर्म किया, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन डाला, तो किस तरह से वो हुआ। तो आइस पेल वाला भी कहानी है, चर्चा आगे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, तीन में करा जो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो दो विद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है क्या होता है? वह होता है कूलम के नियम। देखिए कूलम को नियम को समझेंगे। ऑप्शन में तो एम्पियर के भी है, फैराडे भी है और ओम भी है, तो सभी की चर्चा होगी आगे। तो कूलम के नियम क्या होता है? कूलम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, स्थिर वैद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के मन के बराबर होता है तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच, मान लेते हैं कि बिंदु आवेश Q1 Q2 है, लगने वाला स्थिर विद्युत बल का जो मान होता है वह क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 आवेश है और R2 उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये होता है कूलम। तो वही करा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंध क्या है? वह कूलम के नियम से। ओम का नियम आगे हम लोग देखेंगे, V बराबर I, वो भी चर्चा करेंगे। फैराडे का भी है, फैराडे का तो आगे है, इसमें हम लोग लेंज का भी नियम जानेंगे, फैराडे का भी पढ़ेंगे, है जो उसके आगे है। विद्युत चुम्बकीय में जब आप घुसेंगे ना चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा फैराडे का नियम। फैराडे देखिए, फैराडे का जो प्रयोग था ना, वो मुख्यतः फैराडे जो अपने प्रयोग में है वो बताया कि किस तरह से EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स होता है, EMI उत्पन्न होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया फैराडे के नियम से। उसके बाद जो लेंज है वो बताएं कि उसके दिशा क्या होता है। तो बस यही चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट में यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा? अब कह रहा दो विद्युत आवेश, अभी हम लोग ने देखा F बराबर क्या हो रहा है? दो आवेशों के बीच लगने वाला गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के विपरीत। अब इसको आधा कर देंगे। अब R बराबर 2, तो क्या हो जाएगा? R² बराबर 4। अभी 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 4 गुना 14 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समान आवेशों में क्या होता है? अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो क्या चर्चा यही हुई थी कि चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो समान आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है प्रतिकर्षण होता है। तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण वह क्या होगा? मान मतलब क्या करेगा? अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करेगा, तो विकर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 में जो अभी प्रश्न एक आया था, क्या आया था कि जब कांच की छड़ को हम रगड़ेंगे बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल ही था, रेशम की खाल से, रेशम से था, तो क्या हो रहा था? तो कांच का छड़ धनावेशित हो रहा था। अब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो क्या होगा? एबोनाइट का छड़ ऋणावेशित होगा कि धनावेशित होगा? तो देखिए एबोनाइट का छड़ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? अगर आप रगड़ते हैं तो एबोनाइट का छड़ वह भी धनावेशित हो जाएगा। क्यों? अब देखिए एबोनाइट के छड़ के बिल्ली के खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रॉन उससे चला जाता है, और जिसके कारण बिल्ली का जो खाल होता है वह ऋणावेशित हो जाता है और ये धनावेशित हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल रगड़ने कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी अच्छा ये एबोनाइट आ जाएगा ना, हम गलती बोलती धनावेशित नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका ये ऋणावेशित हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली की खाल से जब रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वह एबोनाइट की छड़ पर आ जाएगा, और जैसे एबोनाइट की छड़ पर आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? वह रिबोनाइज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऋणात्मक और जो देगा वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो इसी के कारण एबोनाइट की छड़ पूछ रहा है, तो इसलिए वो ऋणावेशित हो जाएगा, लेकिन बिल्ली की छड़ क्या हो जाएगा? वह धनावेशित हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है?
तो वस्तुओं का आवेशन यानी वस्तुओं में जो आवेश होता है वह किसके स्थानांतरण से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखिए प्रश्न तो काफ़ी अच्छा है कि स्थानांतर मेन रूप से किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। उसी के स्थानांतरण के फलस्वरूप वस्तुओं का जो आवेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। देखिए अब यह कैसे होगा, अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो होती है तो वह हम लोग ने अभी देखा कि जब अधिकता हो रहा था तो क्या हो रहा था, ऋणात्मक हो रहा था, लेकिन वही जब कम ही हो रहा था वहाँ पर यानी उससे निकल रहा था तो वो धनात्मक हो रहा था। ऊपर में हम लोगों ने देखा तो चालक में होता है, जो चालक में दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर ही होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये आपको नीचे वाले प्रश्न में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर करा वस्तुओं का जो आवेशन किसके स्थानांतर से होता है, तो बिल्कुल है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से होता है, क्योंकि इसी के स्थानांतर से अभी हम देख रहे थे ना आवेश किस तरह से पॉजिटिव हो रहा था, नेगेटिव हो रहा, चाहे बोनाइट का छड़ हो चाहे कांच के छड़ हो, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या क्यों होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। देखिए अब बिल्ली की छड़, अब कहाँ, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल कर एबोनाइट की छड़ में आ गया, तो एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक और बिल्ली की खाल नकारात्मक, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के कारण ही हुआ ना। तो वही प्रश्न है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण से हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। नेक्स्ट देखिए 8 में देखिए, आप कार में जा रहे हो, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे, कार की खिड़कियां को बंद करेंगे या कार की खिड़कियां को खोल देंगे या कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे या कार के ऊपर बैठ जाएंगे। प्रश्न तो काफ़ी अच्छा है, तो आपके माइंड में लगा कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि कार पर गिरेगा तो कार क्या होता है, लोहा का बना हुआ था, स्टील का होता है, तो उसमें करंट आ जाएगा, पूरा जल जाएगा, ऐसा भी फील करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको यह कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्या हो रहा है, गाड़ी जो चल रही है वहाँ पर बिजली गिरने वाली है, तो अपने शीशे को लगा लीजिए, जो चालक पर गिरेगा विद्युत आवेश वह उसके बाह्य पृष्ठ पर रहेगा, वो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आपको अंदर पता होगा अंदर क्या होता है, कुचालक पदार्थ से व्यक्ति जुड़ा होता है, सीट पर बैठा हुआ होता है ना, तो जिसके कारण वह बाह्य पृष्ठ पर रहेगा और बाह्य पृष्ठ से वह नीचे चला जाएगा, समाहित हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी हम देखें कि बाह्य पृष्ठ पर ही क्यों रहा है, क्योंकि उसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अपने ही गुण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण वह क्या करेगा, वह दूर रहने का प्रयास करेगा, और यथासंभव कहाँ पर वह दूरी रहेगा, बाह्य पृष्ठ पर रहेगा। बाह्य पृष्ठ से बाहर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर तो हवा है, हवा में गति थोड़े करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी गति करने के लिए क्या चाहिए, चालक चाहिए। नेक्स्ट दोनों में देख लिए, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्यक्त के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम दिया गया था, अभी चर्चा की कि दो आवेशों के बीच F1 बराबर Q1 इंटू Q2 इक्वल टू बटे R² यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और हटाएं तो K को दिए, तो वह था कूलम के नियम था। नेक्स्ट चर्चा करिए। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य मापा जाता है, इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, उसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो आइए समझते हैं विभवांतर। विभवांतर में क्या होता है कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, यानी दो बिंदुओं के बीच जो विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। अर्थात दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से, जैसे इकाई धनावेश यहाँ पर है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये बिंदु 2 है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, लाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर बराबर यह भी होता है, इसको वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। तो भी बराबर क्या होता है, ये कार्य बटे आवेश, तो W बटे Q भी ये भी संबोधन होता है। तो वही क्या कराएगा, बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहते हैं, नापा वोल्ट मापी जाता है, तो उसे SI मात्रक वोल्ट हो जाता है उसका, किसका, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया विभवांतर, उसका मात्रक भी। धातुओं विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि अब क्यों होता है, अभी देखिए इलेक्ट्रॉन के, अभी देखिए ना क्या प्रश्न था कि आवेशन किसके स्थानांतरण से होता है, तो इलेक्ट्रॉन के, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी परमाणु, कोई भी जो पदार्थ होते हैं वह अणु से बने होते हैं, और अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब परमाणु में क्या होते हैं, एक नाभिक होता है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूर रहे होते हैं, और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वही वस्तु को चालक और सुचालक करते हैं। नेक्स्ट बार हम देख लें, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, प्रश्न अच्छा है, विद्युत चालक कौन है सबसे अच्छा। तो देखिए सबसे अच्छा अगर विद्युत चालकता की बात की जाए तो आवेश, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को ही तो आवेश कहा जाता था, है ना। इस आवेश को हम लोग Q से सूचित कर रहे थे, जो ऊपर था कि धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं, जो अधातु में जो होते हैं, जो
इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं, बंद होते हैं, इसके कारण वो गति नहीं करते हैं, इसके कारण वो धातु होते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो देखिए सबसे ज़्यादा तो चांदी हो गया, चांदी के बाद एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद तांबा हो गया, उसके बाद लोहा हो गया। 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अब आपके माइंड में उठ रहा होगा जब अधिकतम चालकता होता है तो फिर एल्युमिनियम का वायर क्यों प्रयोग किया जा रहा है? अगर ये चांदी का वायर का प्रयोग किया जाए इलेक्ट्रिसिटी में तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब खर्च ज़्यादा है, मतलब इस पर सुरक्षा भी ज़्यादा है, चोरी होने का ये सब का संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट देखिए 13 में अति चालक का लक्षण क्या है? तो अति चालक का लक्षण ये है। अब देखिए अति चालक, अब हम लोग थोड़ा ये समझेंगे कि अति चालक क्या होता है, पारगम्य क्या होता है। अति चालक होता है जब किसी पदार्थ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कहिए, कैल्विन कहिए, 0 डिग्री कैल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यही था ना, -200 परम शून्य ताप, जिस ताप पर उस ताप से नीचे वस्तुओं का गमन रुक जाता है, तो वही होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है तो उस प्रतिरोध पूर्णतः शून्य हो जाता है और वह प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है, यानी उसका प्रतिरोध पूर्णतः शून्य हो जाता है। जैसे ही पूर्णतः शून्य हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है क्या होगा? उच्च पारगम्यता होगा। सभी में पारगम्यता का उपयोग किया है, तो पारगम्यता का अर्थ होता है चुंबकशीलता। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि वह परिणाम या सीमा जहाँ तक चुंबकीय बल रेखाएं उसी किसी पदार्थ में प्रवेश कर जाती है उस पदार्थ को चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। तो यानी एक तरह से चुंबकशीलता ही है, जो हम लोगों ने देखा कि चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे चुंबक बल रेखाएं ये गुजर रही, तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी पदार्थ में प्रवेश कर जाती है उसे ही पदार्थ का चुंबकशीलता कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? अति चालकता का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, यानी कि क्या होगा? वहाँ पर उच्च चुंबकशीलता क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि क्या हो रहा था कि प्रतिरोध जो है वह मैक्सिमम हो रहा था, है ना, यानी प्रतिरोध नहीं हो रहा था। तो वहाँ जहाँ प्रतिरोध कम होगा तो फील्ड भी ज़्यादा वहाँ उत्पन्न होगा क्षेत्र। नेक्स्ट 14 में देखिए निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? अब अर्धचालक नहीं, अब अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक होता है इसमें नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है और ये अर्धचालक की चालकता को कम और अधिक दोनों कर सकते हैं, जिसमें आप ट्यूबलाइट देखिए, फिर बहुत सारा जो जिग्मिक लाइट आता है उसमें भी अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब कहिए कि जो अशुद्धियों को मिलाकर जो उसके क्या किया जाता है, उसके जो चालकता को कम या बढ़ाया जाता है, इस क्रिया को, अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को डोपन भी कहते हैं। तो है ना, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। तो अर्धचालक नहीं है, तो अर्धचालक में कौन कौन नहीं है? जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और सेलेनियम भी है। आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 15 में, ऐसी पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थिति में जैसे उच्च ताप पर अशुद्धियाँ मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभी देखें अर्धचालक। अर्धचालक में हम लोगों ने क्या देखा कि किसी मतलब इसमें नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियाँ डालकर चालकों को, चालकता को कम या अधिक किया जा सकता है और इस क्रिया को हम लोगों ने डोपन भी समझा था। उपयोग विद्युत लाइट में, बहुत सारे वैद्युत उपकरण में ताप को बढ़ाने के लिए चालक पदार्थों की वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब आ गया प्रश्न, है ना। एक प्रश्न पहले भी था, प्रकाश में ताप बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था? कोई अंतर नहीं। अब यहाँ प्रश्न है, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए इसे समझने के लिए आपको समझना होगा प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इन करा है, तो उन बातों को अगर आप समझेंगे तो इसका, अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में भी रहेगा, आप 9-10 में भी आशा करते हैं पढ़े होंगे, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों के वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत, देखिए जो है प्रतिरोध की निर्भरता, यानी आर बराबर क्या होता है? रो एल बटे ए होता है। ये आपको पता होगा, रो बराबर, है ना, क्योंकि हम लोग कहाँ से रो निकाले थे, प्रतिरोधकता निकाले थे, तब आया था ना, तो वही आर बराबर रो एल बटे ए होता है। यानी कि ये आपको ध्यान में रखना, प्रतिरोध होता है जो अभी हम लोग प्रतिरोध देखेंगे, उसके बाद वैद्युत चालकता भी नहीं, पहले वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर? पहले चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी आर इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू एल, लंबाई पर निर्भर करता है। यानी क्या होगा, अगर आप चालक की लंबाई क्या कर दी, चालक के तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब बताइए, आर है चालक, अब चालक के पर जो क्या है R1 है, उसका लंबाई को आधा कर दिया जाए, यानी चालक का लंबाई काट कर आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? रो क्या हो जाएगा?
तो वह क्या हो जाएगा, आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा, है ना। तो ये बात को ध्यान में रखना। तो R बराबर यहाँ पर प्रतिरोधकता R2 हो गया। अब R डैश इक्वल टू R/2 हो गया, तो रो डैश बराबर क्या हो गया, इधर रो हो गया। तो इन चीज़ों को समझना होगा कि जो चालक की लंबाई आधी कर देने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, उसकी प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है। ये हो गया। और दूसरा जो डिपेंड करता, पहला तो हम लोग को देखिए कि चालक की लंबाई पर, अगर हम चालक को क्या कर रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, लंबाई बढ़ेंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो रहा था ना, अगर लंबाई घटा रहे हैं तो लंबाई भी घटेगा। जो अभी देखा था R/2 वही था ना। अगर लंबाई मान लेते हैं उसके क्या कर रहे हैं, जैसे लंबाई को हम क्या कर दिए, आधा कर दिए, तो जैसे लंबाई को आधा कर दिए तो R इक्वल टू क्या होगा, प्रतिरोधकता ये हो गया R बराबर L/2, यानी उसको आधा कर दिए तो प्रतिरोधकता घट गया। और वही लंबाई को हम बढ़ा दिए तो प्रतिरोध भी क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, यानी R इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू 1/, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं, उसकी मोटाई पर, ये जो मोटाई है ना तार का, अगर उसको क्या करेंगे, क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो R का मान क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, देखिए R का मान क्या होगा, क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो इन बातों पर भी डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति कैसा है, यानी रेसिस्टेंस Vt जैसे चांदी का अधिक है, उसके बाद तांबे है, उससे कम तांबा, उसके बाद स्टील है। फिर चालक के ताप पर, अब डिपेंड करता है चालक के ताप पर करता है। चालक का ताप पर क्या करता है, जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है, यानी मान लेते हैं वस्तु चालक है, उसमें जो ताप है, ताप बढ़ाएंगे जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो श्रांति काल कम हो जाता है। यानी श्रांति काल क्या होता है, टक्करों की संख्या, जो टक्कर होना होता है, जैसे ये है, जैसे एक टक्कर हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा, ये जो टक्करों की संख्या है, ये जल्दी जल्दी होने लगता है। और ये टक्करों की संख्या जैसे होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो टाउ होगा, वह टाउ क्या हो जाएगा, टक्करों की संख्या कम जाएगा, और टक्करों की संख्या कम जाएगा, उसके बाद प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा, वह बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो ये पर कैसे क्यों बढ़ेगा, टाउ क्यों बढ़ जाता है श्रांति काल का समय, क्योंकि रो बराबर एक सूत्र है जो हम लोग पढ़े थे, रो बराबर क्या होता है, रो इक्वल टू Em/Ne² टाउ, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच के टक्करों की संख्या वो क्या हो रहा है, अब बताइए, वो घट रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद टाउ हो गया, टाउ तो हम लोग देख ही रहे कि टाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, टाउ के श्रांति काल का समय क्या हो रहा है, वह कम हो रहा है। तो जैसे श्रांति काल का काम कम हो रहा है तो यह क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध बढ़ रही है जैसे श्रांति काल का, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत प्रतिरोध तो बढ़ेगा, ये पहले ही स्पष्ट हो गया। विद्युत में विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा और विद्युत चालकता क्या होगा, वह जो चालकता है वह घटेगी। तो इन बातों को ध्यान रखना। इसमें यही कॉन्सेप्ट काम आया, रो बराबर M=Ne²/टाउ। अब टाउ का मान यहाँ क्या हो रहा था, टाउ का मतलब हो रहा था श्रांति काल, वही श्रांति काल का समय बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गर्म कर रहे थे, तो जो गति उसका बढ़ रहा था, गर्म करने से टक्करों की संख्या कमी हो रही थी, और जब जैसे कमी हो रहा था तो यहाँ रो को बढ़ा रहा है, प्रतिरोधकता को बढ़ा, प्रतिरोधकता बढ़ रहा है, प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, वह भी बढ़ेगा। और एन यहाँ पर क्या दिखा रहा था, ई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई दिखा रहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान में रखें, इसी कारण ये सूत्र काम आया। नेक्स्ट देखिए, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने अभी देखा, क्या ऊपर देखा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर, लंबाई पर निर्भर करता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। दूसरा हम लोग देखा ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल जब घटाएंगे तो विद्युत प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल घटाएंगे विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो घटेगा, इधर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए L/2 हो गया, तो यहाँ पर पहले R था तो 2R हो गया, तो क्या हो गया, तो घटा। तो तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, तीसरा हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा था, चालक के ताप पर डिपेंड कर रहा था। जब चालक के ताप कर रहे थे तो श्रांति काल का समय घट रहा था, और रो बराबर होता है
NE² इंटू टाउ। तो टाउ का मान यहाँ पर, टाउ का मतलब होता है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के टकरों की संख्या। तो दो इलेक्ट्रॉन के टकरों में जो समय लगता है उसी को श्रांतिकाल कहते हैं। तो दो टकरों के इलेक्ट्रॉनों के बीच के टक्कर का क्या हो रहा था? समय कम लग रहा था। क्यों कम लगा? ताप को बढ़ा दिए। तो जैसे ताप को बढ़ा दिए, समय कम लगा, प्रतिरोधकता बढ़ गया, प्रतिरोध भी बढ़ गया। तो इसलिए उस ऊपर प्रश्न को वही ताप से रिलेटेड था, जिसका हम लोगों ने देखा कि क्या था, प्रश्न था कि प्रतिरोध बढ़ता है और वैद्युत चालकता क्या हो जाती है? स्वाभाविक सी बात है, घट जाएगा चालकता उसका। नेक्स्ट 17 में देखते हैं, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है तांबा अभी हम लोग देखें चालकता। अब एक देखिए चौथा, चालक की प्रकृति पर भी हम लोगों ने देखा था कि प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर भी डिपेंड करता था। यानी रो चांदी का सबसे अधिक, उसके बाद तांबे का, उसके बाद स्टील का। तो मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा क्या होता है? यह टिकाऊ होता है, सस्ता होता है, गलनांक अधिक होता है। इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न होती है। यही होता है, प्रतिरोधकता निम्न होती है, जिसके कारण इसका हम लोग उपयोग में करते हैं। चलिए नेक्स्ट 17 के बाद 18 में आ जाइए। 18 में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा? अब इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वह एम्पियर होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ताप का तो हम लोगों ने केल्विन देखा था, मोल हम लोगों ने पदार्थ में पढ़ा था। अब कैंडेला यहाँ पर ऑप्शन में, देखिए कैंडेला क्या था। अब जाइए पहले फिजिक्स की जब चर्चा किए थे तो वहाँ पे ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता आया था। तो ज्योति तीव्रता था जिसमें एकांक घन में जो उसकी तीव्रता को दिखा रहा था वो क्या था? वो कैंडेला का मात्रक था। और फ्लक्स का मात्रक क्या था? वह ल्यूमेन था। जो उसकी क्या हो रहा था? वह उसके फ्लक्स यानी कि उसके चमक, उसके प्रभाव को दिखा रहा था। वह उसका मात्रक क्या था? वह था ज्योति फ्लक्स का था, ये था टेस्ला, ये क्या था? ज्योति फ्लक्स का भी देखिए हम बोलें, ये तो हो गया ज्योति तीव्रता का, हो गया कैंडेला जो यहाँ पर दिया हुआ। एक था ज्योति फ्लक्स की भी चर्चा हुई थी, तो ल्यूमेन उसका था, है ना? तो ध्यान में रखिएगा ल्यूमेन वो फ्लक्स में आ रहा था। एक और था ज्याति इकाई था ना, जो लक्स का आ रहा था, वह ज्याति है जो रोशनी का ताप बता रहा था मुख्य रूप से। तो वह भी आ जाता प्रश्न। 19 में देखिएगा, आपस में जुड़ी दो वस्तुएं, आवेशित वस्तुओं के बीच धारा नहीं प्रवाहित होती है, कब नहीं होती है? कह रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तु के बीच धारा कब नहीं प्रवाहित होगा? समान आवेश रहेगा तो, समान विभव रहेगा तो आपको यह पता होना चाहिए आवेश और विभव क्या है। आवेश क्या होता है? आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो आवेश हम लोग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। और विभव क्या होता है? अब विभव होता है जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को जो मापा जाता है उसे ही हम लोग विभव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि समान विभव होता है। समान विभव पर क्या होगा? धारा प्रवाहित नहीं होगा। धारा प्रवाहित होने के लिए विभव के कारण ही धारा प्रवाहित होता है, क्योंकि विभवांतर हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था? कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, जो कार्य है को उन दो बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट 20 में देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या हो गया? प्रत्यावर्ती धारा का मतलब एसी हो गया अल्टरनेटिव करंट, और डीसी हो गया डायरेक्ट, तो उसको रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। एसी करंट क्या होता है? एसी जो होता है वह परिपथ अपनी दिशा बार बार बदलता रहता है अल्टरनेटिव करंट, लेकिन डिस्ट धारा अपनी दिशा नहीं बदलता है। तो एसी को रेक्टिफायर के द्वारा, वही डायोड के द्वारा कहिए, दूसरे भाषा में डायोड भी समझ सकते हैं। 21 में देखिए, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू समर्पित किस लिए किया जाता है? प्रश्न अच्छा है। तो वो क्या करता है? सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ऑप्शन 1 में देखिएगा, लघु पतन हो जाने से धारा भूमि में चली जाती है। यही भूमि में चली जाने के कारण, ताकि सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट 12 में देख लीजिए, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो सुरक्षा के लिए किया जाता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जब परिपथ में लघु पतन हो जाता है तब वह धारा भूमि में चली जाती है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या किया जाता है? अर्थ वायर का उपयोग किया जाता है। जो देखते होंगे ना, रेड होता है और एक ग्रीन होता है, और तीसरा कलर का एक होता है वही ग्रीन कलर का, एक तो लाल हो गया, हरा हो गया, और एक होता है ब्राउन कलर में। आप देखेंगे तो ये 3 फेस होता है मैक्सिमम, जितने भी अब तो जितने भी घर बनते हैं उसमें से आपको ये देखने को ही मिलेगा। लघु पतन से बचाने के लिए उसका काफ़ी उसका उपयोग है, जो बचाता है, सुरक्षा देता है। अब कह रहा वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है? असीमित है, निम्न है, उच्च है,
तो जो वोल्ट मीटर होता है उसकी प्रतिरोधकता आदर्श वोल्ट मीटर है, सिर्फ वोल्ट मीटर नहीं, तो आदर्श का वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोधकता वो असीमित होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या कहलाता है? अब किसी परिपथ में एक बिंदु है, उस पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग अब क्या कहलाता है? ऑप्शन में है अनंत कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, शून्य व अनंत के बीच कहलाएगा। तो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह शून्य हो जाएगा। एक बिंदु पर मिलने वाले धाराओं के बीजीय योग, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट इसकी चर्चा बाकी आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है चालक का प्रतिरोध 440 है, इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? अब देखिए, इसे समझने के लिए क्या होगा, हमें समझना होगा ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भौतिक अवस्था में जिसको देख छू महसूस कर सकते हैं, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब को अगर नियत रखा जाए तो चालक में प्रवाहित धारा होता है का मान क्या होता है? सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सिरों पर विभवांतर के जो प्रवाहित धारा होता है वह सिरों पर विभवांतर के क्या हो जाता है? समानुपाती होता है, यानी जब I को हटाएंगे तो V बराबर IR हो जाएगा, है ना। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिरोध क्या है? 440 है, 440 इधर हो गया, और इसे कितना वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है? 110 वोल्ट से जोड़ा जाता है, तो धारा कितनी प्रवाहित होगी? तो V बराबर IR हो जाएगा, तो I बराबर 440 बटे 110 हो जाएगा। तो हो जाएगा, यानी 110 तो 440 बटे 110 तो 4 हो गया, यानी 1/4 आ जाएगा, क्योंकि भी है ना, तो 110 उधर रहेगा, 140 तो 1/4 0.25 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रतिरोध का मात्रक है, तो ओम का नियम समझ गए ना। ओम का नियम एक ही, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आप ध्यान में रखिएगा, भी बराबर IR होता है, क्योंकि भौतिक अवस्था में इसमें यही रखा जाता है कि चालक में जो प्रवाहित धारा है, जो प्रवाहित धारा हो रहा है, उसका क्या होता है? उसका मान सिरे पर विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर को भी से कर रहे थे ना, प्रवाहित धारा का मान सिरे पर विभवांतर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रा क्या है? प्रतिरोध का मात्रा का भी हम लोगों को देखा, प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। वही प्रतिरोध का मात्रा वहाँ पर ओम है। इस तरह से घरों में लगे पंखे क्या होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। किसी चालक के सिरों पर के बीच विभवांतर में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम क्या है? कह रहा है किसी चालक में सिरों के बीच, जो सिरों के बीच होता है, चालक का सिरा मान लेते हैं आई है, बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती, तो धारा आई हो गया, विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती हो गया, ही हो गया। किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर हो गया, चालक के सिरों के विभवांतर क्या होता है? जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करने में, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो वही कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है बहने वाली धारा के समानुपाती है। तो वह यह नियम है किसका? ओम का नियम है। अभी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हटाएंगे समानुपाती, हटाएंगे तो आ रहेगा भी बराबर आई है। नेक्स्ट 29 में देखिए, यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? आधा रहेगा, दुगना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। प्रश्न अच्छा। अब कह रहा तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसे आपको ध्यान में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वो फार्मूला क्या याद रखना पड़ेगा? कौन सा फार्मूला? ये R बराबर ρL/A आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। अब हमें यह समझना होगा कि किस तरह से अब आधी होगा, दुगना होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, R बराबर ρL/A। तो यहाँ पर कह रहा है कि तार की त्रिज्या को, तो ये अभी ये ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध बराबर ρL/A। अब यहाँ पर तार की त्रिज्या को, अब ये फार्मूला कहाँ से आया? ये आया प्रतिरोध से आया, है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा था? लंबाई के भी समानुपाती होता है। अब तो वहीं से ये फार्मूला क्रिएट हुआ, ये रो जो आया, ये जो अनुपाती समानुपाती हटा तो ये आया। क्योंकि क्या था? अब R देखिए क्या था? लंबाई के समानुपाती था और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती था, और ये जब हटाएं तो ρL/A। तो वही यहाँ पर रखिएगा, R बराबर होता है ρL/A। अब यहाँ पर करा त्रिज्या को आधी कर देंगे। जब त्रिज्या को हम आधी करेंगे तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R बराबर जो यहाँ पर त्रिज्या है, मतलब R कह दीजिए, वो R/2 हो जाएगा। और जो क्षेत्रफल हो जाएगा, उस क्षेत्रफल को जब हम आधा करेंगे तो ये इसका जो
त्रिज्या को आधा करेंगे तो अब क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल में भी कमी देखने को मिले। क्षेत्रफल उसका जो आयतन हो जाएगा वह ए एल हो जाएगा, आयतन तो ए एल हो जाएगा, क्षेत्रफल गुने लंबाई, ये आयतन हो गया उसका। अब बाद का आयतन हो जाएगा एन एल हो जाएगा, है ना। तो अब आधी कर रहे हैं तो देखिए जब हम आधी करेंगे तो ये फार्मूला यहाँ से होता है, जब किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को एन गुना किया जाता है तो उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं उसके एन गुना करेंगे तो उसके प्रतिरोध प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रो बराबर आर बराबर रो बटे एल बटे ए होता है, तो यहीं पर हो जाएगा। तो अब एल वन लेंगे तो एन एल हो जाएगा, इधर ए डैश लेंगे तो ए बटे एन हो जाएगा। तो ये लंबाई है तो ही एन है ना, एन परिवर्तन हम कर रहे हैं ना, कि हमने कहा कि एन गुना कर दिया जाए उसके लंबाई में, तो एल पहले एल था, अब एन गुना तो एन एल हो जाएगा। उसी प्रकार ए है तो यह क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। क्लियर। अब इसे यहाँ पर आधा कर रहा है त्रिज्या आर बाई टू, तो यहाँ पर लंबाई में भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा इस तरह से आर बाई टू, तो आधा हो जाएगा तो वह हो जाता है। तो एन गुना करने पर अब देखिए पहले समझ लिए एन गुना कर रहे थे तो आर डैश बराबर क्या हो रहा था, आर डैश बराबर हो गया रो एन एल हो गया, क्योंकि ए लंबाई में एन गुना वृद्धि किए, और ए बटे एन हो गया उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया। क्लियर। ए बटा एन, तो अब हो गया ए एन ऊपर जाएगा तो रो एन स्क्वायर बटे एल, यानी कि लंबाई में किसी प्रतिरोध की लंबाई में अगर एन गुना वृद्धि किया जाता है तो प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, आर रो एन स्क्वायर बटे एल। तो यह एन स्क्वायर होता है, एन मतलब हो गया जितना संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, तो त्रिज्या को आधी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जब त्रिज्या को यहाँ पर आधी कर रहे हैं तो यहाँ पर तो आधा कर रहे हैं, एन गुना नहीं कर रहे हैं। अब आधी वाला में देख लीजिए, अब त्रिज्या को 1/n करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब ये भी देख लीजिए। तब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आर डैश बराबर हो जाएगा आर बटे एन हो जाएगा। अब आर बटे एन हो जाएगा तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा एन स्क्वायर बटे एल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जैसे आर हो गया, यहाँ पर आर आधी कर रहे हैं मतलब एन 1/n कर रहे हैं, तो 1/n कर रहे हैं तो आर क्या हो जाएगा, जो आर हो जाएगा आर डैश हो जाएगा आर बटे एन हो जाएगा, तो एल डैश हो जाएगा जो उसकी लंबाई है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा एन स्क्वायर बटे एल हो जाएगा। अब जैसे ही एन स्क्वायर बटे एल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो एन स्क्वायर बटे एल, एन स्क्वायर एल आ गया ना एन स्क्वायर। अब यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अब ए को ध्यान में रखना, तब ए बराबर होता है क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई को तो सिमिलर रखेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर क्या हो रहा था, आर को आधी कर रहे थे और आर बाई एन कर रहे थे ना, तो आर बाई एन का भी होल स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, एन ऊपर चला जाएगा तो एन पर पावर 4 हो जाएगा। तो ये एन पर पावर 4 कब हुआ, जब 1/n कर रहे थे उसके लंबाई में तब हो रहा था। तो आर बराबर हो गया रो बटे एन पर पावर 4 आर, ये हो गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस आ रहा था वह कितना आ रहा था, एन पे पावर 4 आ रहा था, है ना। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा एन पर पावर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका 4 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब आधी कर रहे हैं तो 2 पर पावर 4 का क्या हो जाएगा, आधी कर रहे हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 16 16 गुना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसलिए समझा दिए ना क्योंकि 3 गुना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो किस तरह हुआ कैसे हुआ उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये कैलकुलेशन है थोड़ा था तो कॉन्सेप्ट सही था। इसकी चर्चा हम लोग 9th 10th में भी हम लोग पढ़े थे, लेकिन एक बार अपडेट कर दिए ताकि आपको अपडेट हो जाए। ओम में तो दो बातों को ध्यान में रखना, अगर एन गुना हो जाए तो हम लोगों ने क्या देखा, आर बराबर क्या आ गया था, आर बराबर जब हम लोग निकाले थे तो रो एन एल बटे ए बटे एन, ये आया था ना एन गुना करने पर। तो एन ऊपर गया था तो क्या हो रहा था, ऊपर गया था तो रो एन स्क्वायर एल बटे ए आ रहा था। तो हमने इसको क्या लिखा, एन यहाँ पर आर बराबर क्या हो गया, अब रो एल बटे ए, रो एल बटे क्या हो गया आर ही हो गया, तो एन स्क्वायर बटे आर, है ना, ये आया। अब 1/n गुना करने पर क्या हो रहा था, 1/n गुना करने पर हमने देखा आर बाई मतलब वन आर को भी आर बाई एन हो रहा था, एन स्क्वायर एल हो रहा था। तो यानी पूरे जब सॉल्यूशन किए तो आर बराबर क्या निकल के आया, आर बराबर निकल के आया यहाँ पर कैलकुलेशन जो किए तो इस तरह से रो बटे एन स्क्वायर बटे एल और आर स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, तो एन ऊपर गया तो 4 हो गया, तो निकल के क्या आया रो एन पर पावर 4 एल और आर स्क्वायर निकाल के आया, तो रो एल आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया आर हो गया। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं एन पर पावर 4 रो एल आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ना,
पाई, क्योंकि ये आर स्क्वायर ये पाई का लिखने का मतलब था, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर रो एल ए बटे आर हो गया। तो क्या हो गया, आर इक्वल टू एन पर पावर आर डैश इक्वल टू एन पर पावर 4 आर, ये हो गया। तो उसी के अनुसार 16 आया। तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, केवल प्रतिरोध को या केवल धारा को, धारा या वोल्टता दोनों को, या केवल वोल्टता को परिभाषित करता है। अब देखिए हम लोगों ने अभी क्या देखा, ओम का नियम जो था हम लोगों ने देखा कि मतलब क्या है, भौतिक अवस्थाएं जब लंबाई और उसका क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब जब सब क्या हो, नियत हो, तो उस स्थिति में चालक में जो प्रवाहित धारा का मान होता है वह क्या होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि विभवांतर के समानुपाती होता है चालक में, चालक के धारा का। तो V बराबर आई आर हो रहा था। तो यह जो नियम था वह किसके लिए, प्रतिरोध के लिए है, तो प्रतिरोध के लिए है। अच्छा, वो प्रतिरोध और ओम का नियम यह क्या परिभाषित करता है, तो नहीं प्रतिरोध नहीं होगा, कहना उचित नहीं होगा। तो यहाँ पर धारा और वोल्टता दोनों है ना, तो धारा ये वोल्टता को नहीं परिभाषित कर रहा, परिभाषित क्या कर रहा है, वो धारा को यहाँ पर बता रहा है और वोल्टता को बता रहा है। देखिए यहाँ पर धारा कैसे बता रहा है, धारा आई को बता रहा है कि जो क्या होता है, जो धारा का प्रवाहित धारा का मान होता है वह क्या होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ विभवांतर भी धारा ये हो गया, वोल्टता ये विभवांतर, क्योंकि विभवांतर को वोल्टता से ही मापते हैं। V बराबर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही तो विभवांतर कहते हैं ना, कि जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धनावेश को ले जाने में किए गए कार्य को ही V बराबर W बटे Q हो रहा था ना। तो इन चीज़ों को समझिए। तो वोल्टता धारा वह कभी नहीं मारेगा प्रतिरोध, परिभाषित पूछा है। 11 में विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का। देखिए अब आ गया विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध तो अभी हम लोगों ने देखा था, विशिष्ट प्रतिरोध में क्या हम लोगों ने देखा कि रो बराबर क्या था, रो बराबर आर ए बटे एल, यही था ना विशिष्ट प्रतिरोध में। अब देख लीजिए आर ओ रो बटे एल, तो प्रतिरोध का मात्रक एल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध हो गया ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर ए बटे एल, तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर हो गया, आर बराबर अगर हम लेंगे तो आर ए बटे एल हो गया, रो ए बटे एल, आर बराबर रो ए बटे एल। तो ए बराबर हो गया मीटर स्क्वायर और एल हो गया मीटर हो गया, और ये मीटर हो गया। तो इस तरह से कितना हो गया टोटल ओम और मीटर हो गया, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम हो गया, तो इधर एम से एम स्क्वायर कट गया, तो ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक। अब देखिए कह रहा है एक तार की लंबाई एल है, उसके तार को खींचकर 2L कर दिया जाता है, तो तार की प्रतिरोध क्या होगा। अभी हमने देखा कि जब क्या हो रहा था, एन गुनी कर रहा था, तो अगर हम एन गुना कर रहे थे तो आर डैश बराबर क्या आया था, आर डैश बराबर आया था एन स्क्वायर आर आया था। अगर 1/n कर रहे थे तो आर डैश बराबर क्या आया था, एन पर पावर 4 आ रहा था। तो यहाँ पर तार को खींचकर 2L कर रहा है, 1/n नहीं कर रहा है, तो 2L हो जाएगा। तो तार को खींचकर क्या कर रहा है 2L, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 32 का 4 गुना हो जाएगा। अगर वही रहता 1/2 रहता तो 2 4 दूना 8 दूनी 16 हो जाता। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का। देखिए उसमें जो होता है, जो पेस्ट होता है ना, जिंक क्लोराइड और ये CSO4, ये दोनों का होता है NaCl4 को। तो यहाँ पर अमोनिया है तो अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग कुछ मैग्नेटिव का देख लेते हैं कितना हुआ है, लगभग चुंबक का कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चलिए चुंबक में आते हैं। चुंबक में कह रहा है अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है, स्थायी चुंबक को किस स्थिति में किया जा सकता है, स्थायी चुंबक कैसे बनाया जा सकता है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा। अब हम लोग को समझना हो कि अस्थायी चुंबक के लिए आवश्यक क्या है। तो देखिए अस्थायी चुंबक के लिए एक बात को ध्यान में रखना होता है, जिसकी उच्च धारणशीलता और उच्च निग्राहिता होती है। अब निग्राहिता क्या होता है, धारणशीलता के साथ साथ में जो वो अपने आप को बनाए रख सकती है अधिक समय तक, वही होता है। तो स्थायी चुंबक में जो प्रयोग किया जाता है वह स्टील का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट और निकेल धातुओं की ज़रूरत पड़ती है। इनको मिश्रित करके ही यह चुंबक बनाया जाता है। तो यह हो जाएगा इस्पात हो जाएगा।
अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए देखिए, अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का बनाया जाता है, जो आप देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होगा। जब कुंडली की संख्या को बढ़ाएंगे तो फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस नर्म लोहे में फेरों की संख्या बढ़ाने पर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा प्रभावी होगा। कम करेंगे तो कम होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो अस्थायी चुंबक वो नर्म लोहा होता है, नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। अब इसका भूमिका क्या होता है अस्थायी चुंबक, इसके गुण लंबे समय तक नहीं होते, क्योंकि जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी गुण प्रवाहित करेंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो धारा प्रवाह होगा वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। नर्म लोहे द्वारा बनाई जाती है और इसकी शक्ति को कुंडली के बंद होते ही चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। यानी इसकी जो शक्ति होती है कुंडली के बंद होते ही, जैसे कुंडली बंद होगा चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद विद्युत धारा नर्म जो होता है, विद्युत चुंबक होता है, नर्म फेरों की जो संख्या होती है, नर्म लोहे में जो फेरों की संख्या होती है उससे परिवर्तित कर बढ़ाया है घटाया जा सकता है। उसके बाद है इसके केवल तभी जो होते हैं, इससे केवल तभी चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है जब तक कुंडली में धारा बहती है। तो देखिए, आपने क्या देखा, हमने यहाँ पर चर्चा किया विद्युत चुंबक। जो विद्युत चुंबक होता है एक तरह से उसमें अस्थायी चुंबक के रूप में इस जो प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, डिपेंड यही कर रहा है कि उसमें जब तक विद्युत चुंबक प्रवाह, विद्युत क्षेत्र बन रहा है तो वो बन रहा है। अब विद्युत क्षेत्र कैसे बन रहा है, विद्युत क्षेत्र को जब हम कुंडली में प्रवाहित कर रहे हैं तो उस कुंडली में जब तक वह कुंडली है तो उस कुंडली में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि फैराडे का नियम भी देखे हुए, उससे पता चल रहा था किस तरह चुंबकीय फील्ड उत्पन्न हो रहा था, है ना। तो अब जैसे जैसे हम फेरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ रहा था, फेरों की संख्या घटा रहे तो चुंबकीय क्षेत्र भी, अर्थात इससे चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी होता है। इससे ये पता चला कि अस्थायी होता, स्थायी नहीं होता। लेकिन हाँ, इसको उच्च भी किया जा सकता है, निम्न भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा, वो तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन तीसरा में देखिए कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। आ गया क्यों बनाए जाते हैं, कम चुंबक की प्रवृत्ति के कारण। अब देखिए, जो अस्थायी चुंबक है वो तो जितना गुण है उसमें अस्थायी है ही है, उसको ना बढ़ाया जा सकता ना घटाया। लेकिन जो है विद्युत चुंबकीय नर्म लोहा का इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होती, अधिक धारण क्षमता होती। क्यों अधिक होगा, अभी हमने क्या देखा कि इसमें क्या होता है, धारा के बंद होते ही चुंबक गुण समाप्त हो जाता है। इसकी शक्ति को कुंडली के फेरों की संख्या द्वारा क्या कर सकता है, बढ़ाया जा सकता है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाया जाता है। उसके बाद इससे केवल तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब तक कुंडली में धारा बहती है, अर्थात इससे चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी हो जाता है। उसके बाद तो दो बातों पे डिपेंड कर रहा था कि अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा रहे थे तो चुंबकीय क्षेत्र के भी बढ़ रहा था, और दूसरा हमने क्या देखा कि फेरों की संख्या, और उसके बाद जैसे ही विद्युत चुंबक, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी फील्ड दे रहे थे तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन, यानी उसको अधिक चुंबक प्रवृत्ति के लाने के लिए हम गर्म लोहे का विद्युत चुंबक में नर्म लोहा को बनाते हैं ताकि हम उसके फेरों की संख्या को बढ़ाकर उसको मैक्सिमम कर सकें। लेकिन अस्थायी चुंबक में मैक्सिमम नहीं कर सकते, जो है वह बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त होगा, अधिक चुंबक प्रकृति और अधिक धारण क्षमता के कारण। हाँ, अगर आप देखेंगे अस्थायी चुंबक में धारण लोहा नहीं होता है, वो उसका कम होती है। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त किया जाता है तो जब जैसे ही उस चुंबक को हम विभक्त करेंगे, मान लेते हैं इसका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो फिर से विभक्त करेंगे तो फिर से ये नॉर्थ और साउथ पोल में, यानी एक भाग उत्तरी ध्रुव और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। अब ऐसा नहीं कि नॉर्थ साउथ को तोड़िएगा तो नॉर्थ अलग और साउथ अलग हो जाएगा, फिर से वह उस तरह का व्यवहार करने लगता है नॉर्थ साउथ का। किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति दोनों किनारों पर होती है। जो ये चुंबक है इस चुंबक के नॉर्थ और साउथ यही में होता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, सबसे अधिक तो हम लोगों ने जान लिया कि उसके क्या होती है, दोनों फेरों थी ये दोनों किनारों पर होती है। लेकिन चुंबक का आकर्षण की सबसे कम शक्ति तो उसका मध्य में होता है, ये जो मिडिल पे होता है ना वहाँ सबसे कम होता है। 6 के बाद 7 में आते हैं हम लोग। कौन सा कथन असत्य है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, बिल्कुल सही बात है। असत्य पूछ रहा है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण, यह भी सही है, यह भी सही है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, डी में है। किसी चुंबक को बीच से तोड़े जाने पर इससे दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, यही है जो गलत है ना। विलग का मतलब होता अलग या पृथक, यही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, इसके ध्रुव अलग अलग नहीं हो जाते हैं, फिर से वो नॉर्थ साउथ में चेंज हो जाते हैं। चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या है, अब देखिए चुंबक क्षेत्र को समझने के लिए, चुंबक क्षेत्र तो ऑप्शन में है गॉस है, वेबर है, हेनरी है, डोमेन है। आप सोच रहे होंगे टेस्ला,
है ना। जैसे चुंबक क्षेत्र का जो मात्रक है आप उसको ये खोज लेंगे, मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो हो गया वेबर हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला भी होता है। अब आपको टेस्ला कहीं मिलेगा नहीं ऑप्शन में, तो अब क्या करिएगा आप, ऑप्शन में गॉस है, वेबर है। अब वेबर तो आपको पता होगा चुंबकीय फ्लक्स है। अब चुंबकीय क्षेत्र और फ्लक्स को समझेंगे क्या होता है, काफ़ी अच्छा से कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए आपको चुंबकीय बल रेखाएं आपको मालूम होना चाहिए। चुंबकीय बल रेखाएं क्या था, चुंबकीय बल रेखाएं था जब कोई आवेशित कण, मान लेते हैं कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र ये है और आवेशित कण ये है, तो जब कोई कौन सा कण, सिर्फ कण नहीं, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो तो आवेशित कण पर लगने वाला बल ही चुंबकीय बल कहलाता है। क्लियर हो गया। क्या परिभाषा हम लोगों ने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना तो हमें चुंबकीय बल पता होना चाहिए कि चुंबकीय बल क्या होता है। तो कोई आवेशित जो कण होता है, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील अवस्था में हो, जब कोई मतलब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो, गतिशील अवस्था में हो, तो आवेशित कण पर लगने वाला बल, जो आवेशित कण है उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। तो यही होता है, उस पर जो लगने वाला बल होता है चुंबकीय बल कहलाता है। यानी कि इसका जो परिभाषा होता है, मान लेते हैं कि Q क्या है, आवेश है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि आवेशित कण जो है चुंबकीय बल क्षेत्र में गतिशील है, तो आवेशित कण जो यह आवेशित कण है ये, वही उसी को Q माने और चुंबकीय क्षेत्र को हम B माने, जो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र B है, और उस पर जो लगने वाला बल होता है, जो इस पर जो बल लगता है, ये दोनों के बीच जो बल लगा, यही चुंबकीय बल रेखाएं कहलाते हैं। तो वही F बराबर होता है QB साइन थीटा। देखिए Q क्या हो गया, यह Q हो गया आवेश, गतिशील आवेश, वह भी क्या हो गया, भी हो गया, ये गति हो गया, ये वेग यानी गतिशील हो गया भी, वही आवेश का जो गति हो गया उसका, और बी है क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो जो बी साइन थीटा होता है वह क्या होता है, जो मुख्यतः जो बी साइन थीटा होगा वह किसके किसके बीच का कोण बताएगा, वह बताएगा इसके बीच का चुंबकीय बल की दिशा और बी के मिलाने के तल के जो लंबवत होगा, यानी कि ये जो बी, जैसे एफ बराबर क्यू बी साइन थीटा, ये ध्यान में रखना है। तो जो बी साइन थीटा होगा वह क्या होगा, आवेशित कण और चुंबकीय बल क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा वही होगा क्यू बी साइन थीटा। तो ये ध्यान में रखना, इसी पर हम लोग निकाल लेंगे फार्मूला। तो ये होता है, ये एफ बराबर क्यू बी साइन थीटा। तो यहाँ पर तो आवेशित कण है, तो ये बराबर एफ बराबर, देखिए ध्यान से समझिए, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हम लोगों ने जाना कि क्यू बी साइन थीटा। अब चुंबकीय बल क्या था, चुंबकीय बल था जब कोई आवेशित कण था गतिशील, जब कोई आवेशित कण किस में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील अवस्था में हो, तो क्या होता है, आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है वही चुंबकीय बल रेखाएं कहलाता है, यानी एफ पी बराबर क्यू बी साइन थीटा। तो यहाँ पर तो आवेशित कण है, वही यहाँ पर आवेशित अगर चालक हो जाएगा तो आई बी साइन थीटा हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा, तो वही होता है क्यू बी साइन थीटा। तो हम यहाँ से एफ बराबर निकाल दिए, एफ बराबर क्यू बी साइन थीटा। अब क्यू हो गया आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, और ये क्यू बी, अब बी से हो गया चुंबकीय बल रेखाएं। तो चलिए चुंबकीय बल रेखाएं को बी रेखाएं, क्यू बी, और एफ का मात्रक होता है न्यूटन। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम इसकी परिभाषा से क्या कर सकते हैं, एफ बी भी का, और एफ बराबर क्यू बी भी साइन थीटा, और वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया, तो वही यहाँ पर एफ बराबर हो गया, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर एफ बराबर क्यू भी साइन थीटा। तो बी बराबर हो जाएगा एफ क्यू भी, एफ बराबर एफ का मात्रक हो गया न्यूटन हो गया, क्यू का मात्रक कूलम हो गया, अब वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड हो गया, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, है ना। तो यही होता है। तो अब बताइए क्या यहाँ पर ऑप्शन में कोई है, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर ये भी ख़त्म हो गया। तो इसी को हम लोग टेस्ला भी कहते हैं, एक टेस्ला भी कहते हैं। अब दूसरा हम लोगों ने देखा एफ बराबर आई एल बी
साइन थीटा। तो बी बराबर होगा आई एफ बराबर होगा आई एल साइन थीटा, आई एल बी बराबर आई एल भी साइन थीटा। तो इसका भी फार्मूला हम लोग यहीं से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब दूसरा फार्मूला से, एक फार्मूला से बी बराबर एफ क्यू भी आ गया, तो जिसमें आ गया न्यूटन आ गया, क्यू का मात्रा कूलम आ गया। अब यहाँ पर बेग था, तो बेग का मात्रा क्या हो गया, बेग का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया बेग का मात्रक। अच्छा बेग है ना, मीटर प्रति सेकेंड हो गया, तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया, यहाँ ये हो गया। तो इस तरह से न्यूटन सेकेंड कूलम, ये तो भी नहीं है। तो एक दूसरा हम लोग देखे थे आई एल बी साइन थीटा, तो अब यहाँ से आई एल बी साइन थीटा से निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बराबर निकालेंगे तो एफ हो जाएगा और हो जाएगा बी इधर हो गया तो आई एल हो जाएगा। अब एफ बराबर न्यूटन हो गया। अब आई का मात्रक क्या हो जाएगा, आई का मात्रक आप देख लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा और एल का मात्रक होगा मीटर। तो क्या यहाँ पर है न्यूटन एम्पियर मीटर है, तो न्यूटन एम्पियर मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दो निकला, देखिए हम लोग यहाँ पर निकालें फार्मूला से, एक निकला न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर और दूसरा निकाले, क्या निकाले, दूसरा निकाले न्यूटन एम्पियर मीटर। तो दोनों में से कोई नहीं है, तो सीजीएस मात्रक होता है वह गॉस होता है, तो गॉस होगा। इसलिए बता दिए ना कि आगे हो सकता पूछ दिया जाए। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स आप सिंपल भाषा में ये जान लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश सतह से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखा, यानी मान लेते हैं ये क्षेत्र है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई भी अल्पांश सतह, कोई भी सतह से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होती है उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। जो संख्या जितना निकलता है, तो इसका फार्मूला जो होता है इसका होता है क्यू बी बराबर बी डी एस, यानी कि क्यू बी बराबर होता है बी एस कॉस थीटा। तो इतना बार ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू बी बराबर बी एस कॉस थीटा। अब बी हो गया, क्या हो गया, चुंबकीय बल क्षेत्र। अब एस क्या हो गया, अब एस हो गया क्षेत्रफल, हो गया उसका क्षेत्रफल, ये हो गया। और कॉस थीटा तो वही के मध्य का कोण, बी और एस के मध्य का कोण, है ना। तो ये होता है, तो यहाँ से निकाल देंगे चुंबकीय बल क्षेत्र। तो यहीं से देखिए, यहाँ से आप निकालेंगे ना, तो इसका मात्रक देखिए। अब यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स का निकालिए, तो चुंबकीय मात्रक तो हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि बी का मात्रक अभी हम लोग निकाले थे ना, क्या आया था, चुंबकीय बल का जो है मात्रक था वह टेस्ला था। और टेस्ला के अलावा एक चीज़ और आया था, क्या आया था, एक आया था न्यूटन सेकेंड, और नीचे में क्या था, एक तो मीटर था और एक क्या था, एक कूलम था, ये आया था। और दूसरा क्या आया था, एक आया था, ऊपर तो न्यूटन था ही था, नीचे एम्पियर मीटर था, ये दो आया था ना। एक क्यू, ये आया था क्यू बी भी साइन थीटा से, और ये आया था आई एल बी साइन थीटा से। अब हम लोग का निकालना फ्लक्स, तो फ्लक्स हमने देखा क्या बोला कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित अल्पांश सतह से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो क्यू बी बराबर हो गया बी डी बी एस, मतलब बी एस कॉस थीटा मानिए ना, बी हो गया चुंबकीय बल का, चुंबकीय बल टेस्ला हो गया, और एस हो गया क्षेत्रफल हो गया, इसका स्क्वायर क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। तो टी एम में स्क्वायर मीटर स्क्वायर, अब टेस्ला का यहाँ पर हो गया, इसको पुट कर दीजिए, न्यूटन एम्पियर मीटर और एम कट गया, तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर एम्पियर, ये हो गया। अब एम क्यों कटा, एम कटा, तो इसको हम क्या सकते हैं, न्यूटन मीटर क्या होता है। अब बताइए कि न्यूटन मीटर किसका होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, अब मीटर होता है विस्थापन का। तो बताइए कि W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है ना। तो एफ का मात्रक न्यूटन और डी का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक होता है एफ, बल का मात्रक न्यूटन, अब विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट एम हो गया एफ डी, तो यहाँ पर वही आ रहा है ना न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार इसको जूल बटे ए भी कह सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया। तो एक सिंपल भाषा में आप एक ही चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर चुंबकीय बल क्षेत्र निकालें, तो चुंबकीय बल क्षेत्र में क्या आया, दो फार्मूला आया, एक न्यूटन सेकेंड लाएं और नीचे क्या था, कूलम मीटर था, और एक क्या था, न्यूटन एम्पियर मीटर था, और दूसरा चुंबकीय फ्लक्स जब हम ज्ञात किए तो क्यू बी बराबर क्या था, बी एस कॉस थीटा था। तो बी एस बराबर हम तो जानते ही हैं कि जो बी चुंबकीय क्षेत्र इसको टेस्ला कहते हैं, तो टेस्ला बराबर क्या आया था, न्यूटन एम्पियर मीटर आया था। तो एक मीटर पहले से था, तो मीटर कैंसिल हो गया, न्यूटन यहाँ पर क्या कह रहा है, न्यूटन
मीटर एम्पियर कहलाया। तो न्यूटन मीटर किसका होता है? वह होता है वर्क, कार्य करने की दर को ही ऊर्जा कहते हैं। तो इसलिए जे आया, जे बट ए भी इसको कह दिए। आशा करते समझ गए होंगे। 10 में देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा वेबर भी इसे कहते हैं। तो यह ध्यान में रखिएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? अब लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं? देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ मुख्यतः कौन होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं, लोहा, निकेल, तांबा नहीं है। तो लोहा भी अथी निकेल भी है, कोबाल्ट भी है, और जो तांबा है वह क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था चुंबकीय पदार्थ बनाने में कोबाल्ट, निकेल, लोहा का जरूरत पड़ ही रहा था। नेक्स्ट, अणुचुंबकीय पदार्थ कौन है? देखिए अणुचुंबकीय पदार्थ कौन होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। अणुचुंबकीय जो होता है उसको हम लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अणुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक कहते हैं ना। अब पैरामैग्नेटिक पदार्थ क्या होता है? उसको इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है कि जो पदार्थ कम से ज़्यादा की ओर प्रवाहित होती है तथा इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ना, वो क्या होता है? वो सम नहीं होता है। अथी में कौन से अणुचुंबकीय ना, अणुचुंबकीय में इसमें क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम नहीं होती है और कम से ज़्यादा की ओर प्रवाहित करती है। जिसमें से कौन कौन हो जाएगा? आपको देखने को मिल जाएगा अणुचुंबकीय में एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन आदि, ये सभी अणुचुंबकीय पदार्थ है। क्या एल्युमिनियम ऑप्शन में है? नहीं। एल्युमिनियम के बाद क्या? सोडियम है? नहीं। ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन होगा। हमने क्या बोला कि अणुचुंबकीय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक भी इंग्लिश में कहते हैं। और वे पदार्थ होते हैं जो कम चुंबक से अधिक चुंबक की ओर प्रवाहित होते हैं, जिनकी उपस्थिति में चुंबक क्षेत्र का मान कम हो जाता है। यानी जब इनकी उपस्थिति होती है तो क्या होता है? चुंबक क्षेत्र का मान कम हो जाता है। जिसमें से हम लोगों ने एल्युमिनियम देखा, सोडियम, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन था तो ऑप्शन मान। अब इसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाएं पाए जाते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमने प्रकाश में देखा फोटोन पाया जाता, पदार्थ में कण था, सबसे छोटे कण, ठीक उसी प्रकार लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर छोटे छोटे बहुत सारे जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? उसको हम लोग टेरोइड कहते हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अति सूक्ष्म संरचना के जो डोमेन, उसे क्या कहा जाता है? अच्छा वो जो सॉरी टोरॉइड नहीं, उसको डोमेन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, हमने मिस्टेक से बोल दिया टेराइड। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ के जो सबसे छोटे छोटे अति सूक्ष्म पदार्थ होता है वो डोमेन कहे जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एक डोमेन बराबर 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो हमने क्या जाना कि पदार्थ के सबसे भीतर छोटे छोटे असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं डोमेन, और प्रकाश में फोटोन, और पदार्थ में कण, लौह चुंबकीय में डोमेन। नेक्स्ट एक डोमेन अभी चर्चा की कि पदार्थ के जो लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर असंख्य सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो पदार्थ पाए जाते हैं उसको डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट के बाद 14 में देखिए, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या होता है? तो अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह जो होता है फेरोमैग्नेटिक है ऑप्शन। उसके बाद डायमैग्नेटिव है, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फेरोमैग्नेटिव ही ऑप्शन में हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिव थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसके पहले एक प्रश्न था, अणुचुंबकीय था ना, अणुचुंबकीय भी था और प्रतिचुंबकीय भी था। तो अणुचुंबकीय भी है, प्रतिचुंबकीय प्रश्न नहीं आया था, लेकिन प्रतिचुंबकीय भी ध्यान में रख लिया। प्रतिचुंबकीय में क्या हो जाता है कि उसमें सम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इसमें तो सम इलेक्ट्रॉन नहीं था ना, लेकिन प्रतिचुंबकीय में क्या हो जाता है? उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होती है। और प्रतिचुंबकीय में वही जो हम लोग इसके पहले जो क्या क्या देखे थे, जैसे जो नहीं है ऑप्शन में क्या क्या था? अणुचुंबकीय है ना, तो प्रतिचुंबकीय में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, ये सब सभी आ रहा था। किस में आ रहा था? वह प्रतिचुंबकीय में आ रहा था। तो इसमें ये बात ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होती है। और उसके बाद अब हम लोग 14 में कर रहा है कि अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है उसको क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिव, एंटी फेरोमैग्नेटिव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा फेरोमैग्नेटिव। फेरोमैग्नेटिव क्या हो जाता है? फेरोमैग्नेटिव जिनसे चुंबकीय बनाया जाता है, जो चुंबक के दृढ़ता को आकर्षित करते हैं, उन्हें फेरोमैग्नेटिव कहा जाता है। यह लोहा, निकेल और कोबाल्ट आदि परमाणु इसमें शामिल होते हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो एक था ये फेरोमैग्नेटिव है, और एक पैरामैग्नेटिव भी होता है। पैरामैग्नेटिव अणुचुंबकीय। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, प फ के कारण अंतर भी हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिव अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय में क्या था? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम नहीं थी, उसमें क्या हो रहा था? कम से ज़्यादा की ओर प्रवाहित हो रहा था। तथा हमने यह भी जाना उसमें कौन कौन था? सोडियम था, एल्युमिनियम था और ऑक्सीजन था ना। ये सभी क्या था? वह जो था अणुचुंबकीय पदार्थ था, यानी पैरामैग्नेटिव। तो अगर यह बात ध्यान में रखिएगा तो जो अस्थायी चुंबक बनता है वो होता है फेरोमैग्नेटिव, पैरा नहीं होता है।
और जो प्रतिचुंबकीय वो डायोमैग्नेटिक, है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये जो पदार्थ बनाए जाते हैं उन्हें फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। ये लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ देख लेते हैं आधुनिक भौतिकी के प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ करा प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होता है क्या कहलाता है? वह लेसर कहलाता है। देखिए प्रकाश किरण पुंज होता क्या है? यह अनेक प्रकाश की किरण एक ही दिशा में गमन करती है, तो उसे प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। यानी जब प्रकाश क्या होता है, अनेक प्रकाश की किरण जब एक दिशा में गमन करती है तो प्रकाश की किरण को समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं प्रकाश, कौन कौन होते हैं? अपसारी होते हैं। अब अप में क्या हो जाएगा, यानी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर क्या हो जाएंगे, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाएंगे। अपसारी समानांतर में क्या हो जाएगा, समानांतर में किरण पुंज एक किरण दूसरे के समानांतर होंगे। और अभिसारी में क्या हो जाएंगे, जिसमें एक किरण पुंज प्रकाश की किरणों विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर विभिन्न दिशाओं से आकर मिल जाएंगे, वह अभिसारी हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा अत्यंत दिशिक पदार्थ, तो वह लेसर का हो जाएगा। लेसर कौन होता है? यह अभिसारी किरणों को पालन करता है, यानी विभिन्न सारे बिंदु आकर प्रकाश एक बिंदु पर मिल जाता है, वो लेसर, वो जो वही अत्यंत दिशिक लेसर का। लेसर बीमा सदा होता है। देखिए आ गया अभिसारी अपसारी। तो प्रकाश ये जो हमने देखा कि प्रकाश जो होते हैं वो 3 प्रकार के प्रकाश का किरण पुंज, कौन कौन? अपसारी, अपसारी, समानांतर। अपसारी में क्या हो रहा था, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल रहा था। अभिसारी में क्या हो रहा था कि विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल रहा था, जो लेजर अभिसारी था। नेक्स्ट देखिए परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए एक नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में अस्थायी कण कौन है? तो अस्थायी कण कौन है? प्रोटॉन तो नाभिक में रहता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन भी नाभिक में रहता है। तो इस प्रश्न का आपको आधुनिक क्या देखने को मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन अस्थायी कण है, क्योंकि इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है ना। नेक्स्ट 6 में देख लिए, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अभी हमने ऊपर चर्चा किया, जब चर्चा आई थी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो परमाणु के जो नाभिक में होते हैं, उसी जो नाभिक में पाए जाते हैं उसी से द्रव्यमान संख्या का निर्धारण होता है। यानी परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा? कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या निकाला जाता है? परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या निकाला जाता है। परमाणु संख्या नहीं, परमाणु संख्या में सिर्फ प्रोटॉन आ जाएगा, है ना, वो आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर। नाभिक का आकार क्या होता है? नाभिक का आकार होता है क्या, 10 है, 10 पर पावर 7 है, तो क्या हो जाएगा, नाभिक का आकार हो जाएगा 10 पर पावर -15 होता है ना। एक बार चीज़ों को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नाभिक का आकार हाँ 15 ही होता है। सबसे पहले ये अब दिया किन के द्वारा, वो भी रदरफोर्ड ने दिया था। अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग कर यह नाभिक का ज्ञात किया था कि नाभिक का जो आकार होता है वह 10 पर पावर 15 मीटर होता है, कोटि की त्रिज्या की होती है, रदरफोर्ड ने दिया था। ये देखिए पॉजिट्रॉनों की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉनों की खोज एंडरसन के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे कब किया गया था? पॉजिट्रॉनों की खोज एंडरसन के द्वारा 1932 ईस्वी में। और यह भी बताया था कि इसका जो विद्युत आवेश होता है प्लस 1.6 गुने 1.6 गुने नहीं कहिए, प्लस 1.602 गुने 10 पर पावर -19 कूलम बताया था इन्होंने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में H हो गया। अब हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? इसमें जब एक ही इसका द्रव्यमान, इसका क्या है, परमाणु संख्या एक ही है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा? अब प्रोटॉन की संख्या जो द्रव्यमान संख्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होता है, तो यही हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका प्रोटॉन की संख्या, इसमें 1 प्रोटॉन पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था जे टॉमसन के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी? तो वह जे टॉमसन के द्वारा 1800 किया गया था, 1997 में किया गया था, 1897 में किया गया था। किसी तत्व के परमाणु संख्या की संख्या होती है। देखिए किसी तत्व का परमाणु संख्या कैसे होता है? परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या का निर्धारण नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं और उस प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। और नाभिक में जो स्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, क्या रहते हैं? परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के भीतर में होते हैं, नाभिक के बाहर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, क्या करता है? 1 यूनिट ऋणावेश 1 यूनिट धनावेश।
तो ये इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो ऋणावेश हो जाएगा। समस्थानिक परमाणु क्या होता है? अब देखिए समस्थानिक क्या होते हैं। पहले दो चीज़ों को देखिए, हमने देखा परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? यानी परमाणु संख्या के बारे में जाना कि परमाणु संख्या किसको कहते हैं। तो परमाणु की संख्या क्या होता है? नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसको हमने क्या कहा? वो द्रव्यमान संख्या कहा। परमाणु संख्या के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, उसी को प्रोटॉन संख्या कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में था, एक था, उसका परमाणु प्रोटॉन था, एक हो गया। तो अब समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में वो होते हैं जिनमें क्या हो जाते हैं कि जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का हो गया H1 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 H2 H1 H3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो इसमें क्या परमाणु संख्या सभी का एक है, लेकिन परमाणु द्रव्य 1 2 3 भिन्न भिन्न है। तो इसमें क्या हो जाता है? तो इसमें तो ऐसा तो दिया नहीं कि परमाणु संख्या समान हो। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्य भिन्न भिन्न, तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो परमाणु संख्या समान से अर्थ क्या हो रहा है? परमाणु संख्या कैसे निकालता है? प्रोटॉन की संख्या। तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या इसमें समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समस्थानिक में क्या होता है? वही समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। अब परमाणु संख्या समान किस में होगा? इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होगा। तो अब बताइए कि ये समस्थानिक प्रोटॉन की संख्या किस में समान होगा? परमाणु भार। अब परमाणु भार क्या होता है? अब परमाणु भार में हमने बताया कि परमाणु भार में क्या हो जाता है? अब परमाणु भार, हाँ, समस्थानिक में जो परमाणु भार है वह भिन्न भिन्न हो जाता है, परमाणु भार भिन्न हो जाता है, लेकिन परमाणु संख्या समान हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त है। और परमाणु भार किस में ये होगा, बराबर होगा? वह होगा संभारिक में। निम्न में से किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें कहा था किसी परमाणु का नाभिक का जो आइसोटोप होता है, आइसोटोप का मतलब अभी हमने क्या? समस्थानिक। तो समस्थानिक में क्या होता है? उसके परमाणु संख्या समान होते हैं। तो परमाणु संख्या समान क्या मतलब? प्रोटॉनों की संख्या समान। तो हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या वही, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर द्रव्यमान संख्या बन रहा है, तो न्यूट्रॉन स्वाभाविक सी बात है अलग अलग रह रहा है, तभी तो ये कंडीशन उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसलिए आपको ये जानना आवश्यक है कि परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। अगर वो आपको पता है तो इस सभी का प्रश्न का जवाब दे देंगे। नेक्स्ट 17 में देखिए, दो तत्वों में इलेक्ट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न हो तो परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो तो क्या होता है? उसको संभारिक कहते हैं। संभारिक में क्या होता है? जैसे आर्गन हो गया, आर्गन में क्या हो गया? 18 40, फिर पोटेशियम हो गया 19 40, फिर कैल्शियम हो गया 20 40। तो सभी का परमाणु भार यहाँ 40 है, लेकिन परमाणु संख्या आर्गन का 18, पोटेशियम का 18, कैल्शियम का 20। तो ये परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को संभारिक कहते हैं। और जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हम लोगों ने देखा H1 H11 H12 H13, तो वो था समस्थानिक था। तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा संभारिक हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। अब देखिए, परमाणु क्रमांक समान करा, यानी परमाणु क्रमांक का मतलब परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या हो रहा था? प्रोटॉन की संख्या हो रहा था। जैसे H11 प्रोटियम, जैसे था ना, ये प्रोटियम था, ड्यूटेरियम था, H12 था, H13 था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। परमाणु संख्या सबका समान है, लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो समस्थानिक कहला रहा था। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक हैं? यूरेनियम के हैं, रेडियम के हैं, हाइड्रोजन के, पोलेनियम के हैं। तो पोलेनियम का सबसे अत्यधिक समस्थानिक है। और कितना समस्थानिक है आप हमें ये बताइए। 20 में देखते हैं, 20 में हम लोग चर्चा करते हैं 20 में। अच्छा, 20 प्रश्न लिया गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी नेक्स्ट अध्याय में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थोड़ा सा चैप्टर ये लंबा गया है, लेकिन इसमें मिक्सिंग चैप्टर था तो पढ़ना भी ज़रूरी था।